वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, चाय के साथ और नाश्ते के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम है, इस जो सेगमेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ फिर कुछ डिफरेंट सी पर्सनालिटीज मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और उनकी फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे, और बहुत कुछ है जो कि हमने आज सीखना है, जानना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर दिन इंसान कुछ नया सीखता है, कुछ नया जानने को मिलता है। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं, और आज मौसम भी अच्छा है, मूड भी अच्छा है, तो इस मूड को और इस एनर्जी को बरकरार रखते हुए सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत, मैं कहूंगी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे माशरे का, जिनसे बात करना बहुत जरूरी है। और जो कुछ आज ये हमें बताने वाले हैं, वो हम देखते हैं कि कितना इफेक्टिव साबित होता है हमारी जिंदगी में। मोहम्मद इकबाल बलोच साहब हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक है, शुक्र है रब का एहसान। आप चाय पी सकते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बगैर किसी तकल्लुफ के। ठीक है जी। हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी, और मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अजीज हैं, रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा, सीनियर ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, हमेशा की तरह एवरग्रीन यंग, माशाल्लाह। और देखिए मैं चाय का लुत्फ भी ले रही हूँ, है ना, कितनी मतलब कितनी अच्छी बात है कि आपकी जो एनर्जी है ना, उसको देख के मुझ में एनर्जी आ रही है। आनी चाहिए ना, एक दूसरे से तो सीखता है इंसान। बिल्कुल। और आप जो है यहाँ पर हमें अपने एक काम से रिलेटेड थोड़ी ना हमें बहुत कुछ बताने वाली हैं। आपकी इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी जगहों में आप काम कर रही हैं, चाहे वो सोशल वर्किंग हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग हो, बहुत सारी चीजें ये कर रही हैं, एट ए टाइम करती हैं। किस तरीके से मैनेज करती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे, और इनकी अपनी जो जिंदगी है इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, हर्बल मेडिसिन किस किस जगह पर, किस किस पॉइंट पर इफेक्टिव साबित होती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामात क़यामत को बयान करते हुए आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से एक ये भी अलामत है कि क़यामत का करीब दो चीज़ों का फुक़दान होने लगेगा। अल्लाह की कसम, जो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, इस ज़माने के अंदर 100% ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन दो चीज़ों में से एक चीज़ है माल हलाल का फुक़दान, माल हलाल का फुक़दान, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस दोस्त का भी फुक़दान होने लगेगा, अच्छा दोस्त भी नहीं मिलेगा। जब ये ज़माना आ जाए तो तुम उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर। आज हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, अच्छे दोस्तों का मिलना भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल बलोच साहब, हर्बलिस्ट। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम भी आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, पहले की निस्बत तो इतनी ज्यादा ठंड और सर्दी नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो मौसम में इसकी आज सुबह की जो मतलब जो फिजा थी वो बता रही है कि मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है। ये खुशी की बात है कि गम की बात है? तो ये खुशी की बात है। देखिए, अब गर्मियाँ आने वाली हैं। गर्मी आने वाली? तो आपको गर्मियाँ पसंद है? जी बिल्कुल। और आपको नहीं पसंद ना? बस आपने कुछ कहा नहीं, आपका वो मैं स्पेशल एक्सप्रेशन से मैं समझ चुकी हूँ। गर्मी का अपना मजा है, सर्दी का अपना मजा है। अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए, सबका अपना मजा है। लेकिन सर्दी थोड़ी सी आती है, यही बात है। अक्सर दिनों के लिए होती है। हाँ, और ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। गलत बात है ना वैसे। हमारे यहाँ बारिश हो जाए तो पता चलता है कि सर्दी है,
ہاں تو وگرنہ تو کچھ نہیں ہے. لوگ اسی لیے تو جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں جہاں کے برفباری جا کے دیکھنے کے لیے اور سردی انجوائے کرنے کے لیے. لیکن ملتان تو ویسے ماشاءاللہ کہ مشہور ہے گرمی کے حوالے سے, گرم شہر ہے. ہاں زیادہ ٹائم گرمی رہتی ہے اور اگر سردی آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور بہت ہی مختصر ٹائم کے لیے آتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی پرابلمٹک ہے. یعنی آپ کو گرمیاں اب اتنی پسند نہیں, بس مناسب ہے, ٹھیک ہے, کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے, وہ سردی ہو جو یا گرمی ہو, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سیزن کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں صحیح بات ہے, موسم تو بدلتے رہتے ہیں. ہاں بدلتے ہیں, انسان کو نہیں بدلنا چاہیے, انسان کو نہیں بدلنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی انسان بھی بدل جاتا ہے. لیکن تبدیلی ضروری ہے, بدلنا چاہیے, لیکن اگر پازیٹیو چینج ہو تو پازیٹیو, ہے نا, پازیٹیو حالات کی مناسبت سے بندے کے مزاج میں چینجنگ آتی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو یہاں کی ہر انوائرمنٹ, ہر چیز بدل جاتی ہے, پھر ہر چیز بدل جاتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, بدلنا چاہیے لیکن چینج فار گڈ. ہاں اوکے جی, ہمارے ساتھ دو بہت ہی انٹرسٹنگ سی پرسنالٹیز موجود ہیں. بہت کچھ ہے جو کہ ہم نے ان سے جاننا ہے, سیکھنا ہے, ریڈیو سے ریلیٹڈ اور ہربل میڈیسن سے ریلیٹڈ. پہلے تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں نا ہومیوپیتھی, جی, اور اس میں اور ایک ہربلسٹ میں فرق کیا ہے؟ ہومیوپیتھ اور ہربلسٹ میں کیا ڈفرنس ہے, بیسک ڈفرنس؟ دیکھیے ایکچولی دنیا میں قدرتی طور پہ جو ہے نا 3 طریقہ علاج رائج ہیں, ایلوپیتھک, ہربل اور ہومیوپیتھک. سب کی بیس ہربل ہے. اوکے, سب کی بیس ہربل ہے. یہ ان کے فارمیسی کے حوالے سے بھی, یہ جڑی بوٹیوں سے ہی ان کے ایکسٹریکٹ لیے جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا ایلوپیتھک میں اس کا ایکسٹریکٹ استعمال ہوتا ہے. یونانی یا ہربل میڈیسن کے اندر یہ اسی طرح ہی بالکل نیچرل طریقے سے اس کو استعمال کرایا جاتا ہے. اور ہومیوپیتھک کے اندر جو ہے نا اس کے ڈائلوشن وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. جڑی بوٹی وہی ہوتی ہے, اس کو مطلب یہ اس میں الکوہل میں یا دوسری اس چیزوں میں پریزرو کر کے وہ ان کو استعمال کرا دیتے ہیں. کہ وہ طریقہ علاج 3 ہیں بہرحال ہمارے یہاں جو کہ ریکمینڈڈ ہیں WHO کی طرف سے. اور ان میں سب سے بہتر جو طریقہ علاج ہے جو آج زیادہ دنیا میں مانا جا رہا ہے, جس کے اوپر زیادہ تحقیق کی جا رہی ہے, وہ ہربل ہے. اور ہربل کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میڈیسن کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بالکل, یہ سیف میڈیسن ہے اور ایفیکٹو میڈیسن ہے. یہ کسی قسم کے کیمیکل سے مبرہ ہیں جو کہ جو ہے نا آرٹیفیشل کیمیکل ہوتے ہیں. ان کا استعمال جو ہے نا گو کہ وہ بھی تحقیق کر کے کیے جاتے ہیں, لیکن ان کا بے جا یا زیادہ استعمال جو ہے نا وہ ہمارے معدے کو, ہمارے جسم کو انتہائی متاثر کرتا ہے, ہماری امیونٹی کو متاثر کرتا ہے, قوت مدافعت انتہائی متاثر ہو جاتی ہے, اور ہمارا پورا باڈی سٹرکچر, پورا ڈھانچہ جو ہے نا اسے متاثر ہوتا ہے. جبکہ ہربل کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی گو کہ ریسرچ اس کے اندر بھی ہے, تحقیق اس میں بھی ہے, اور ہزاروں سالوں سے یہ چلی آ رہی ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے, تکلیف میں آیا ہے, مبتلا ہوا ہے, بیماری ہے, اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دیا ہے. اور وہ سب سے پہلا جو طریقہ علاج تھا وہ یہی ہربل میڈیسن ہی ہے. یونانی ادویات ہیں, دیسی طریقہ علاج ہے, جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا گیا. یعنی دنیا میں آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں, کامن چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہربل میڈیسن کے ذریعے علاج تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, یعنی لوگوں کا اس طرف رجحان ہے اور لوگوں کا اعتماد اور زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے اندر. اب دیکھیے ہمارے ہاں ایشیا کے اندر تو ہم اس کو بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ یونانی یا دیسی طریقہ علاج. دنیا جو ہے نا اب اس کو نئے نئے ناموں سے, نیچروپیتھی کے نام سے جان رہی ہے, اور وہ فوڈ سپلیمنٹ کے نام سے جان رہی ہے. ہم تو اسی طرح کی میڈیسن وہی صاحب کا جو روٹین میں آ رہی ہے ہماری, انہی ناموں سے استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن وہاں اس کا اب جدید نام جو ہے نا فوڈ سپلیمنٹ دیا گیا ہے. فوڈ سپلیمنٹ. ٹھیک, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے جانی. پہلے ذرا موسم کا ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھنڈا موسم ہے تو ہمارے اسکن پر بھی بہت زیادہ اس کے افیکٹس آتے ہیں, کبھی ڈرائی ہو جاتی ہے, بہت ساری اور پرابلمز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں, تو اس لیے بھی یہ افیکٹو ہے. یہ جو طریقہ علاج ہے یہ ہر قسم کے انسان کے جسم کے لیے انتہائی مفید. جلد پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. آج کل جیسے فضا ٹھنڈی ہے, باہر نکلتے ہیں, بائکس پہ نکلتے ہیں یا کہیں بھی آفس میں جا رہے ہیں آپ, اسکول کالج بچوں کو چھوڑنے کے لیے, تو صبح اس کا ٹائم ہوتا ہے اور صبح میں کافی خنکی ہوتی ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے, اور یہ اس کے خشک ہوائیں چلتی ہیں یہ, اور یہ جو ہے نا ڈرائی اسکن کر دیتی ہیں. آپ کی جلد کے اندر جیسے
खुश्क पत्ते से जो हो जाते हाँ, हैं, बिल्कुल, टुकड़ापन आ बिल्कुल। जाता है, वही कैफियत आपकी स्किन पे होती है हवा की वजह से, हाँ जी। ठंडी हवा के लगने से ठंडी हवा के लगने से फिर नाक पे भी ज़ाहिर है कोई मास्क तो नहीं चढ़ा हाँ होता, हमने नहीं लगाया होता, उस वक्त ऐसे ही जा रहे होते हैं लोग, तो एहतियात भी नहीं करते, ना कैप वगैरह टोपी लेते हैं, ना मफलर लेते हाँ हैं। जी। हवा लगने से फिर वो जो है ना छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फ्लू हो जाता है जो ना, इस वजह से भी काफी सारे ये सर्दी और ये ठंडी हवा हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को मुतासर करती है, बिल्कुल। और उसके इजाले के लिए भी हमें ज़ाहिर है कि कोई ना कोई चीज साथ साथ करनी पड़ती है। बिल्कुल। एक तो ये है कि आजकल के मौसम की मुनासिबत से सबसे पहले तो ये है कि हम संभल के चलें, हाँ, कपड़े जो है ना आज के एहतियात मौसम की करें। मुनासिबत से एहतियातन जो है ना गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सी वगैरह, गर्म मोटे कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों को भी इसी तरह के पहना के निकालने चाहिए, और चीजें खुराक भी इसी तरह की गर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा ये है ना कि आजकल जैसे दौर चल रहा है कोविड के हवाले से हाँ भी, और जी। दूसरा एहतियात बताई जाती है कि जनाब आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल अब तो करें। वेरिएंट मास्क से वेरिएंट आ ये जा रहे अब हैं, हमारी तो जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, मास्क हमें हर सूरत में लेना पड़ेगा। हाँ समझे? जी। चाहे वो डस्ट से बचना हो, डस्ट से बचने के लिए, एलर्जी से बचना हो, या वो के लिए कोविड हो, भी, ठंडी मास्क हवा से इफेक्टिव बचने के है। लिए, फ्लू से महफूज हाँ रहने जी। के लिए, ये अब हमें जो है ना काफी एहतियाती तदाबीरें करनी पड़ेंगी इसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे स्टमक के इश्यूज पे, डाइजेशन के मुख्तलिफ इश्यूज पे, और उनके लिए हर्बल मेडिसिन किस तरीके से इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। लेकिन पहले चलते हैं रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा की जानिब और जानते हैं कि आजकल बहुत सारे से ज्यादा फोकस किस चीज पर है। बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि आपने मेरा तारुफ कराया, रेडियो से तो वाबस्तगी है ही हाँ जी, है। वो तो एक वो तो हिस्सा पैशन है। वो शौक है, वो लगन है, वो तो हाँ जी। जब तक चलते फिरते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो रेडियो में काम बिल्कुल। करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ देखें जैसे जैसे वक्त गुजरता है और दुनिया के हालात हम देखते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हम जा रहे हैं। अभी कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत कुछ। कोविड में हमारे नौजवान, बच्चे, बूढ़े, करीबी अजीज, दोस्त, अहबाब ऐसे गए हैं कि हाथों से निकलता हुआ देखा है उनको, बिल्कुल। तो खौफ आने लग गया है कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ये है। सिर्फ रह गुजर है, जहां हमने आना है, गुजर के आगे चले जाना है। तो उस आगे जाने के लिए भी तो कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सेव करना है उसके लिए। बिल्कुल। तो बस उसके लिए फिर अपने आप को, पहले भी मैं करती थी सोशल वर्क, 15 साल से कर रही हूँ। अपनी अम्मी के नाम का ट्रस्ट बनाया हुआ रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत उसके खूब। तहत मैं काम करती थी तवील अरसे से। तो अब मुकम्मल तौर पे उधर चली गई हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे काम कर रही हूँ। बस्ती बस्ती दस्तरखां मेरा स्लोगन है। मैं गांव गांव में जाके हाँ। हर संडे अपनी छुट्टी वहां खर्च करती हूँ, बहुत और अच्छे। दस्तरखां लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, गरीबों बहुत में अच्छे। तकसीम करती हूँ, फिर थोड़ा सा उनको मोटिवेट करती हूँ, दुनिया का बताती हूँ, दुनिया क्या है, दीन क्या है, बिल्कुल। जितना मुझे इल्म है। ये बहुत अच्छा काम, कोशिश बहुत। है। तो बस ये करती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, इलाज करवाती हूँ लोगों का, शादियां करवाती हूँ, बस इस तरह ये अपने आप को इस तरफ ले गई हूँ। तो मेरा ज्यादा टाइम इधर गुजरता है, फोनों पे रहती हूँ, लोगों के मसाइल सुनती हूँ। यही ऑल टाइम एक्टिव हैं आप। हाँ, बस कोशिश माशाल्लाह। है। शायरी करती हूँ साथ साथ, जब लिखती हैं? लिखती हूँ, जी हाँ, काफी सारा लिखा है। और वो तो ओढ़ना बिछोना है ना, दर्द की लहर उठती है तो लिखते हैं, मुस्कुराहट आती है तो बात लिखते है। हैं, बादल आ जाते हैं तो लिखते हैं, क्या बारिश बात की है। बूंदें बरसती हैं तो तो लिखते लिखते हैं। हैं। तो लिखते रहना ही जिंदगी है। तो जब आप खुश होते हैं तब बहुत कुछ लिखा जाता है। जब परदेश में आपके कोई बैठे हों, बच्चे आपके दूर हों, और जब आप उनकी सेलिब्रेशन ना कर सकें, बर्थडे आ गई है, तब लिखते हैं और उनको बहुत विश अच्छे, करते हैं। बहुत तो ये अच्छे। सारे काम हैं, सो चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और चलते रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। ये भी बिल्कुल। अपने चाहने पे होता है। बिल्कुल। अब जब थक के बैठ जाएंगे तो थक ही जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ पाएंगे। अब चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। और मैं हमेशा कहा करती हूँ अपनी ऑडियंस को कि बैक पे ना देखा करें, पीछे मत मुड़ा करें। हाँ। पीछे मत देखें, पीछे क्या है, सामने के संत को देखें। बिल्कुल। आपका वो रास्ता है, आपने उस बाग में जाना है और बिल्कुल। वहां से फूल तोड़ने हैं और फूलों की खुशबू पूरी दुनिया में फैलानी है, क्या बात। अपनी मोहब्बत से,
अपने क्या प्यार बात। से, अपने जज्बों के साथ। बहुत तो खूब। ये है मेन मेरा फोकस, और मैं सबको यही कहूंगी आज आपके माइक्रोफोन के तवज्जुह से, पहले भी कई दफा मुझे यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ, मैं हमेशा कहा करती हूँ पॉजिटिव थिंक रखा करें, पॉजिटिव सोचा करें, बैक पे ना देखा करें, फ्रंट पे निगाह रखा करें। बिल्कुल। अब पीछे देख के क्या करना है, और पीछे पीछे मुड़ना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, जाना भी पीछे। नहीं है, देखना भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी बात हो रही, रवैयों की बात हो रही है, बिल्कुल। आपके वो हार्ड रवैये पीछे आपके हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये माशरा बेशक, है ऐसा ही है। आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो कभी आपको बढ़ता, बहुत कम रेयर लोग होंगे जो चुने हुए लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते बहुत हैं। सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है हाँ जी, आजकल। जी 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 जी, आपकी सलाहियतों को सराहते हैं, आपकी आप काम करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। आप इतनी सी बच्ची हमारे पास, आप देखा खाकी साहब हमारे साथ, आप उनकी बेटी, अच्छा लग रहा है आप आई हैं, आप इससे आगे जाएं, खुशी हुई है। ना कि ये कहूं कि यहाँ पे मुझे होना चाहिए, ये क्यों बैठी है, हाँ, ठीक है ना, इस तरह के रवैये आ गए हैं, इस तरह का ऐसा ही लोग है, कर रहे हैं। ऐसा तो ही है। पीछे मुड़ेंगे तो सिवाय तलखी के, गम के, दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इधर उधर देखने के बजाय सीधा आगे देखें, और आप अपना गोल सेट करें कि आपने क्या करना आपने है, क्या करना और है, उसको अचीव बिल्कुल। करने की पूरी Achieve करने कोशिश की कोशिश करें। अब बहुत खूब। अच्छा, वैसे आपने बहुत सारे समाजी कामों को तो हमारे सामने रखा ही है कि आप यहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ आप अपना बेस्ट दे रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा काम है जिसको आप बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं आपको बताऊं, मैं जो हम पढ़ा करते थे कि नेक औलाद सदका जारिया होती है, बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ सुनाऊंगी। मैं अम्मी अब नहीं है मेरी, तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि रिजवाना तुमने मेरे मरने के बाद मुझे खत्म दरूद देना है। मैंने कहा क्यों? मैं ऐसे ना रूठ के कहा करती थी, छोटी थी, कि ये बाकी बहन भाई आप अपनी इन औलादों को नहीं कह सकते, मेरे ऊपर जिम्मा है सारा, ये भी तू कर, ये भी तू कर, और ये खत्म दरूद भी मेरे जिम्मे है। माँ थी ना, उसको पता था हम 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई कि मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकती हूँ। बहुत अच्छे। तो मैंने जब वो बनाया तो सोचा करती थी मेरे वसाइल नहीं है, तो मैं कैसे इसको, नाम तो रख दिया, दिल में ख्वाहिश भी इसको है, चलाऊंगी कैसे? इसको चलाऊंगी कैसे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा काम करूं जो आगे मेरे लिए भी सदका जारिया बने। तो मैंने सिलाई मशीन बनवाई, खुद से बनवा के एक बच्ची को ट्रेंड किया, और उस बच्ची को कहा ये कपड़े सी के तुम इस मशीन से अपने घर का रोजगार चलाओ। बहुत उसके अच्छे। ऊपर कंधा करवाया रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर लोगो लगाया। हाँ, हाँ। उसके बाद आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता लाहौर, मुल्तान, डीजी खान, जामपुर, मुजफ्फरगढ़ तक मेरी मशीनें, साहिवाल, मैं मशीनें डोनेट करती हूँ, और कितनी कर चुकी हूँ मुझे नहीं याद। और उसके बाद बस फिर तो ऐसे समझ लें अल्लाह ताला ने, जैसे अल्लाह किसी को पकड़ लेता है बाजू, बिल्कुल, तो मेरी बिल्कुल। माँ की दुआ, मुझे याद है कि मेरी माँ क्यों ऐसा कहा करती थी बचपन में। तो मैंने उसके बाद हॉस्पिटल बनाया तौसा में, बहुत अच्छे। वहां पे ऐसे लोगों से कहा कि मैं अस्पताल बनाना चाहती हूँ, बड़ा गरीब इलाका है वहां का, जहां से ये तशरीफ रेतड़ा का इलाका, तो कोई पैनी नहीं थी, सिंगल पैनी थी। ऐसे उठ के कहा आए कोई मेरे काफिले में शरीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है, अगले महीने इंशाल्लाह हमने उसकी ओपीडी शुरू करनी है। बहुत फिर मैं अच्छे। एम्बुलेंस मैंने शुरू की, रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये कोविड था ना, तो लोगों को सहूलत नहीं थी मेडिकल बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो एम्बुलेंस शुरू की, लोगों को हॉस्पिटल और आपने पहुंचाना। इलाका भी ऐसा चुना कि हाँ जी। बहुत सारे लोगों को इससे हाँ जी। फायदा होगा। तो माशाल्लाह वो काम हो रहा है। तो ये सारे मुल्तान के लिए है, ये मुल्तान की आवाम के लिए है। तो जगह जगह कोशिश करती हूँ, बैनर लगाती हूँ कि आपको एम्बुलेंस चाहिए, कार्ड छपवाएं आपके, आपको एम्बुलेंस इस नंबर पे फोन करें। जो डिजर्विंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं, आखिर उसके हाँ। एक्सपेंस भी हैं, तो हम उसके चार्ज लेते हैं। 4 एम्बुलेंसें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे। हॉस्पिटल बना माशाल्लाह, लिया है, माशाल्लाह। सिलाई मशीन, वोकेशन सेंटर चल रहे हैं, फ्री डिस्पेंसरियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ये सारा मेरी माँ की दुआ है, उसने पता पहचान भी नहीं लिया चलता था, और इंसान अंधेरों से निकल आता है। निकल आता है। और मेरा अल्लाह कहाँ से मुझे देता है? आप जैसे लोग, आप जैसे दोस्त, मोहब्बत करने वाले, जब उनको बताती हूँ, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 15-20 साल से कर रही हूँ, तो अब लोगों पे एतमाद बैठ गया है। अब मैंने एक स्लोगन बनाया, आज यहाँ आपको जी पहले भी मैं बता के गई थी, चलिए, कि 100 रुपए से जन्नत में घर बनाए। वाह, आपका 100 रुपया और मेरी मेहनत, आपके एक 100 रुपए से मैं ये सारे काम कर रही हूँ। बहुत गरीबों को अच्छे, दवाएं बहुत दे अच्छे। रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ, गरीबों बेवा औरतों के घर राशन पहुंचा रही हूँ, आपके 100 रुपए से।
सिर्फ आपका 100 रुपया। मुझे हर महीने 100 रुपया भेज दें, आपके वो 100 रुपए जब इतने सारे होंगे तो बहुत सारे लोगों का कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो 100 रुपए से जन्नत में घर बनाएं। बहुत खूब। एक तो काम इतना अच्छा और फिर स्लोगन भी आपने इतना अच्छा सुना है, क्या बस्ती बात। बस्ती दस्तरखान, 100 रुपए से जन्नत में घर बनाएं। तो ये सारे वो काम हैं जो हमें आगे की मंजिलें हमारी आसान करेंगे। बिल्कुल। हमने सदा यहाँ नहीं रहना, मैं आपको कह रही हूँ ना, ये राह गुजर है। आए अच्छा करके आगे चले जाएं। तो आगे जाने के लिए खाली हाथ क्या जाएंगे, क्या कहेंगे? मीठा बोल, आपकी ये मुस्कुराहट सदका जारिया है। हंस के बोलिए, रवैये अच्छे रखिए। आप हंसेंगे तो अगले बंदे पे भी, अगले बंदे की शख्सियत पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी। तो बस ये मैं कहती हूँ, मैं सब लोगों को यही कहती होती हूँ कि बुग़्ज़, अदावत, रंजिश निकाल दें। अल्लाह की तकसीम है, अमीर गरीब दौलतमंद। मेरा घर नहीं है, मैंने तो कोशिश नहीं की, इसलिए कि इधर घर बना के क्या करना है, घर तो उधर अच्छा होना चाहिए। खूबसूरत घर वहां मिलेगा हमें। मैं चाहती तो ये सारा इकट्ठा करके घर बना लेती, बिल्कुल। मैंने नहीं बनाया, बच्चे बनाएंगे, उनकी जिंदगी है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी पे रवां दवा हूं। दुआ करें ये मेरा काफिला चलता रहे और आप सब लोग मेरे साथ इसी तरह इसमें शरीक हों। वही आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ और हमारा साथ आपके साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह हमेशा। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी, चाहे वो हर्बलिस्ट होने से रिलेटेड हो या रेडियो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल बलोच साहब, हर्बलिस्ट, और रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा, सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। मौसम की बात हो रही थी प्रोग्राम की शुरुआत, और गुफ्तगू का आगाज भी हमने मौसम की बात से किया, लेकिन अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब और देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारी बड़ी शानदार सी रिपोर्टर सुहीरा तारिक। सुहीरा, बताइएगा मौसम की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर हम मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही मुल्तान का मौसम खासा सर्द है और आसमान पर जो है वो बादल भी छाए हुए हैं। माहिरीन मौसमियात का ये भी कहना है कि आज रात के वक्त हल्की बारिश के इम्कानात हैं। मुल्तान शहर में रात के वक्त जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। अगर धुंध की बात करें तो सुबह से धुंध का रात जो है वो बरकरार है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध के बादल जो हैं वो छटने लगे हैं और हदे निगाह जो पहले सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा कम थी, सुबह के वक्त अब हदे निगाह जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और आसमान पर बादलों का राज भी बरकरार है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% रिकॉर्ड किया गया है। अगर मोटरवे की बात करें तो मोटरवे के कुछ सेक्शंस को जो है वो धुंध के बायस बंद भी किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना था कि आने वाले हफ्ते में मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं और आज रात को ही बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। जी जी, बहुत शुक्रिया सुहीरा तारिक, आपने हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया है। नाइस डे, खुश रहें। और चलते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब, जो कि हम बात कर रहे थे हर्बल अद्वियात से रिलेटेड, और अब जरा हम बात कर लेते हैं स्टमक के इश्यूज पे, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। कैसे उन इश्यूज को हर्बल तरीके से, हर्बल मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, और अभी कॉमनली करंटली आप कौन कौन से इश्यूज देख रहे हैं मेदे के अमराज में से? देखिए, हमारे इंसानी स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो जितने भी अमराज हैं उनका तकरीबन 90% ताल्लुक जो है वो हमारे मैदे से है। बिल्कुल। हम जो भी ग़िज़ा, जो कोई भी खुराक, कुछ भी लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुंह के जरिए सबसे पहले उसने मैदे में जाना है। और मैदा हमारा अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो ग़िज़ा भी हजम होगी, हमें तवानाई भी आएगी, ताकत भी आएगी, कुव्वत बदाफ़ियत भी बेहतर होगी। बिल्कुल। मैदा अगर ठीक नहीं है, खा हम देसी घी खा रहे हैं, हम शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैतून इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देसी खुराकें ले रहे हैं, लेकिन मैदा ठीक नहीं है तो उसके लेने का हमें कोई फायदा नहीं है किसी सूरत भी। तो वो ऐसे है कि जिस तरीके से, क्योंकि
ہم جو چیز جس برتن میں ہم کھا رہے ہیں ہاں جی اگر وہ برتن ہمارا صاف نہیں ہے ہاں جی وہ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں خوراک غذائیت اچھی تقویت نہیں پہنچا سکے گا. بالکل تو معدہ ہمارا برتن ہے کچھ بھی ہے یہ صحیح ہے. اگر انسانی جسم کا معدہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. اسی لیے تو بالکل. کہتے ہیں کہ معدہ درست تو انسان تندرست. بالکل اور اسی معدے کی خرابی کے سبب ہماری کوئی بھی چیز ہم نے اگر اعتدال سے زیادہ لی ہے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کر لیں ہاں جی تو ہم ہمیشہ تندرست رہ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگی ہو اور جب بھوک ابھی کچھ باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ ہٹا لو. بالکل لیکن ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ایک آپ جانتے ہیں ہم بھی اچھی طرح کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور کچھ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عنایت پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ بالکل. اس نے ہمیں ایک صحت مند پیدائشی طور پہ صحت مند انسان بنایا. اور پھر بعد میں ہمارے اپنے ہی کچھ اس طریقے سے لوازمات ہیں. انسان کا اپنا لائف سٹائل ہے. ہمارا اپنے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی صحت کو خود بخود بگاڑ بیٹھتے ہیں. اور آج کل لوگ کھانے کے لیے زندہ بہت رہ حد رہے تک ہیں. ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں جنک فوڈ ہے بالکل. جب بازار کی جو بھی کیمیکل والی چیزیں ہیں ہم بیکری کی چیزیں یا ہوٹل کی چیزیں یہ جو گرم مرچ مسالے دار چیزیں یہ ان میں اکثریت میں تو ملاوٹ ہوتی ہے. اور ملاوٹ والی چیزیں جو ہم لے رہے ہیں تو اس نے ہمارے جسم کو معدے کو بھی جا کے متاثر کرنا ہے. معدہ متاثر ہوگا اس کے اندر تیزابیت پیدا ہو جائے گی. جب اس کے اندر تیزابیت ہوگی تو چھاتی میں سینے میں انسان کے جلن پیدا ہوگی. جب برنر سنسیشن ہوگی تو اس کے اندر اس کی بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہوگی اور گیسز پیدا ہوں گے. جب گیسز پیدا ہوں گے تو دماغ پہ اور دل پہ اور سر اس پہ چڑھیں گے تو تبخیر پیدا ہوگی. جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر وہ کافی حد تک پریشان ہوگا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے. بلڈ پریشر بڑھا بیٹھے ہیں. نمکیات والی یہ اس طرح کی مرچ مسالے دار اس طرح کی جنک فوڈ وغیرہ یہ استعمال کر کے ہم اپنی صحت کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ خوراکیں ہیں جو ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بالکل ذائقے دار ہوتی ہے نا باہر کی چیزیں بہت کہ ہم چٹکھارے کے عادی ہوتے ہیں. چٹکھارے کی وجہ سے ہم اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. زبان کا چٹکھارا تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہمارے جسم کو جتنی ہمیں پروٹین جتنی ہمیں منرلز چاہیے ہوتے ہیں یا جتنی ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا خوراک چاہیے ہوتی تقویت والی وہ نہیں لے رہے ہوتے. ہم معدے کو تو بھر رہے ہیں لیکن وہ آج کے دور میں پورے نہیں ہو رہے. میں آج کے دور کی بات کروں گا. یقینی یہ جو آج کل یہ چکن کا دور چل رہا ہے برائلر فوڈ جو چل رہی ہے اس طریقے سے اس میں کسی بھی حد تک کوئی غذائیت نہیں ہے. سفید گوشت ضروری ہے ہمارے لیے. ہاں جی سفید گوشت ضروری ہے لیکن یہ وہ چیز ہے یہ برائلر جو ہم لے رہے ہیں جو اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتی. 40 دن کا یہ بچہ ہوتا ہے تو وہ جناب کسی صورت اتنا وزن اس کا بڑھ جاتا ہے. وزن بڑھا بیٹھتا ہے. اگر وہ 41 سے 42 دن کا ہو جائے تو اس مرغی کا دل خود بخود پھٹ جاتا ہے. دل پھٹتا ہے وہ مر جاتی ہے. جو اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتی ہماری اور آپ کی صحت کی کیا حفاظت کرے گی. دیہاتوں میں ہم دیکھتے تھے کسی دور میں کہ وہاں دیسی مرغیاں دیسی خوراکیں ہوتی تھیں. وہاں کے لوگ بھی بڑے جوان ہوتے تھے صحت مند ہوتے تھے. بالکل دیسی خوراک کھاتے تھے. اس کے بعد اس کو خرچ کرتے تھے. کسان ہوتے تھے دیسی گھی پیتے تھے سمجھے اور دیسی مرغی کھاتے تھے دیسی دودھ پیتے تھے. آج کے دور کا بندہ ایک گلاس دیسی دودھ کا نہیں پی سکتا. بالکل. اور جو مرغی ہے اس کو پکڑنے کے لیے جب ہم جاتے اس دور میں ہوتا یہ تھا کوئی مہمان آ گیا تو دیسی مرغی بنا لی گھر میں سمجھے تو اس کے لیے جناب توازو کی رات جا رہی ہوتی ہے مہمان کی تو وہ پکڑنے کے لیے جب جاتے بڑا بڑا بندہ بھی وہ پوری حویلی کا چکر لگواتی اس کو دوڑاتی اس کا سانس خود بخود جب تک پھول نہ جاتا وہ خود نہ بیٹھ جاتی. ہم پکڑ نہیں سکتے تھے اس کو. آج کی یہ مرغی کا ہم جو 2 کلو کی 2.5 کلو 1.5 کلو کی ہو جاتی ہے وزن میں. چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا تقریباً 2.5-3 مہینے کا
5 महीने का बच्चा जाके उसमें हाथ रखे वो जरा पकड़ लेता है, उसको उठा लेता है। हाँ। तो जो अपनी सेहत की हिफाजत अपनी हिफाजत नहीं करती, हमारी और आपकी क्या हमारी क्या करेगी? हिफाजत आज करेगी? के दौर में जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मैं समझता हूं बड़ी काज ये ब्रायलर है। ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ रहा है, कैंसर इसी से बढ़ रहा है। एक अहम बात आपको बताता चलूं कि दुनिया में जितने बांझपन के आज के दौर में केसेस आ रहे हैं हमारे पास बेऔलादी के, बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये ब्रायलर है। यानी इसको अवॉइड करना इससे होगा, अवॉइड करना चाहिए। आप खाएं लेकिन क्रॉस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल रिजवाना खाएं, मैडम ने कह लेकिन दिया इस पे देसी क्रॉस लगा खाएं, दें। मछली खाएं, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, गोश्त खाने का शौक है ये लें आप, लेकिन इससे परहेज रखें, इससे परहेज रखें। आप जो है ना जंगली परिंदों का गोश्त खाएं, आप इससे हट अगर बकरा नहीं अफोर्ड कर सकते, खरगोश हमारे उसमें जानवरों में परिंदों में मौजूद है और हलाल है। ठीक, शुतर मुर्ग है, आज के यहाँ मुल्तान में भी मिल रहा है उसका गोश्त। यानी ये तमाम चीजें हैं जिनको ये अवॉइड चीजें- करना होगा, जी, इससे बिल्कुल। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसका आप जिक्र करें, जो कि बहुत सेंसिटिव और बहुत सीरियस है, जी। तो हर्बल मेडिसिन के जरिए इसका इलाज मुमकिन है? ये बिल्कुल यकीनी तौर पे अगर ऐसा मसला हो भी जाता है, हाँ। कोई इमरजेंसी हो गई है और उसके बाद ये है कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है करीब हाँ। में, कोई हॉस्पिटल कोई किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आपका घर का किचन मौजूद है। हाँ। ये किचन की चीजें मैं आपको बताता हूं, 3 चीजें अहम आपके हर वक्त घर में मौजूद ओके, है। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सौंफ सौंफ, आपके किचन में मौजूद होता है, बिल्कुल अदरक, बिल्कुल, सूंड जिसको बोलते हैं, गरम मसाले की चीजें सब्जी की उसमें आती है, ये आपके किचन में मौजूद है। दालचीनी, हाँ, अच्छा, ये सफेद जीरा, जीरा आप चावलों में डालते हैं, खाने में डालते हैं, मिसाले में डालते हैं, ये आपके किचन में मौजूद है। आपको अगर इंडाइजेशन की कैफियत में हो गई है, हाँ जी। आपको फूड पॉइजनिंग भी हो रही हाँ हो, जी। अगर फर्ज किया गैस ट्रबल हो जाती है आपको, या बर्निंग सेंसेशन हो हाँ जी। जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है, तो उस सूरत में आप 1 चम्मच सौंफ, ठीक है, छोटी 1 चम्मच आप पुदीना, ठीक है सूखा पुदीना आपके घर में मौजूद हो, जी, और 1 टुकड़ा 1 इंच के बराबर अदरक का, या सूंड भी जो बोलते हैं इसको, हाँ जी, ये 3 चीजें ले लें आप, और उसके अंदर 1 चुटकी मोटी सफेद जीरे की, ठीक है, इसको आप जो है ना चाहें तो ग्रीन टी की तरह टी बना के, इसकी कहवा बना के, हाँ। चाय इसका बना के वो आप ले सकते हैं। उसमें अगर चाहें मौजूद है तो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, ठीक है, दालचीनी किसी सूरत में उसमें डाल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उसकी मैं रेमेडी एक और बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये, और अगर इसको आप ग्राइंड कर लें हाँ, तो ज्यादा बेस्ट है। सही है, तो उसमें से छोटी चाय वाली आधी चम्मच खाना खाने के बाद में ले लीजिएगा। ठीक, तमाम आपके गैस ट्रबल दूर। अगर आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा है वो आपका नॉर्मल आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वो आपका मेंटेन हो जाएगा। हाँ। समझे, हेडेक हो रही है, सर में दर्द महसूस कर रहे हैं इसी मेदे की खराबी की वजह से, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। बहुत खूब। तो अब हमने 1 चम्मच ये लेना है, 1 चम्मच लेना है सौंफ का, ठीक है, और 1 चम्मच लेना है आपने पुदीने का, ठीक है, खुश्क पुदीना, और मोटी 1 चुटकी लेनी है आपने जीरा सफेद की, ठीक है, और 1 इंच के टुकड़े के बराबर ताजा अदरक है, या खुश्क पड़ी है सूंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सूंड अगर खुश्क हो तो वो भी आप 1 चम्मच के बराबर ले सही लीजिएगा। है। अगर इसको ग्राइंड करना चाहे तो ग्राइंड करके उसका पाउडर खाना खाने के बाद 1 चम्मच, और अगर ताजा बनाना चाहे उसी वक्त ग्राइंडर की सहूलत मौजूद नहीं है आपको, हाँ। तो आप इसके टी बना के, ठीक है, कहवा बना के ठीक है। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी 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 प्लीज। हकीम साहब, मैं ये पूछूं कि ये जो आपने कहवा बताया, अगर इसको रेगुलर हम 1 दफा दिन में पी लेते हैं तो कोई मुज़ायका तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं इसका, हाँ, कोई कोई हर्ज नुकसान नहीं है, नहीं है। रेगुलरली आप ले सकते हैं। आप इसको देखिए, कोई भी इस तरीके से चीज लेंगे हम तो हमें सेहत फराम करेगी, गिजाइत फराम करेगी। हमारी गिजा जो पहले से पड़ी हुई है मेदे के अंदर हाजम नहीं हो रही, उसको हजम उसको करेगी। हजम करेगी। और ऐसी चीजें देखें ये क्यों पैदा हो जाती है, मेदे की खराबी क्यों इस तरीके से आती है। मैं आपको सादा मिसाल देता हूं। गर्मी के अंदर जैसे हम खाना, हाँ जी। सालन बर्तन में रख देते हैं बगैर फ्रिज के, हाँ जी, टोकरे के अंदर, जी, देहातों में, गांव जी। में, या वैसे भी, तो उसके अंदर जब हम गर्मी के मौसम में बर्तन में वो सालन पड़ा होगा देगची में, और वो गर्मी की वजह से उसके अंदर सुबह देखते हैं तो सड़ांत पैदा हुई होती है, उल्ली भी आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। गैसेस भी पैदा हो जाती हैं उसके अंदर।
यही कैफियत है कि उसको उसका वो माहौल नहीं मिला जिस वजह से वो खराब हो गई है। इसी तरह हम जब कोई चीज मुंह के जरिए लेते हैं, सबसे पहले मैदे में जाते हुए मैदा अगर सही काम कर रहा है, इंजाइम्स हमारे बेहतर बन रहे हैं, पेप्सिन मिल रही है, गैस्ट्रिक जूसेस हमारे बेहतर एक्टिव हो रहे हैं, तो ग़िज़ा हजम होगी। वगरना ग़िज़ा उसी तरह पड़ी हुई सड़ान पैदा हो जाएगी, गैसेस पैदा होंगी और उसी से फिर तेजाबियत बनेगी और तबखीर बनेगी, बुखारात उठेंगे और उसी से मैदे के दिल के अमराज भी साथ साथ होंगे, क्योंकि हमारे मैदे का मुंह और दिल का कोना ये करीब करीब है। जब मैदे से बुखारात उठते हैं तो फौरी तौर पे दिल पे असर करते हैं और उस वक्त इस तरह की कैफियत होती है कि कुछ लोग परेशान होते हैं कि शायद मुझे दिल की तकलीफ हो गई है। ये दिल की तकलीफ नहीं होती, ये मैदे का प्रॉब्लम है, ये गैस का प्रॉब्लम है। आप अपने गैस मैदे की इस्लाह करें, बिल्कुल ठीक है। आप अपने मैदे की इस्लाह करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। वगरना आप इसी चीज से देखें ना, जब ये कैफियत पैदा होती है तो तीन चीजें इसमें मैं समझता हूं हम अहम है इसके अंदर, जो जानते हैं हमें समझाई और पढ़ाई जाती हैं। हरी, वर्री एंड करी। किसी चीज में, किसी काम में, किसी हवाले से जल्दी करना। हाँ, काम नहीं हो रहा, क्या वजह है, अभी तक ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, परेशान हो जाते, समझे, टेंशन लेना, नहीं हो रहा, चिल्लाना, चीखना, ओ ये काम क्यों नहीं किया, अभी तक ये क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, अरे क्या कर रहे हो, मैंने ये कहा था तुम्हें, हाँ जी, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसी चीज से शोर मचाने से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अपने आप को रिलैक्स करें और उसके बाद अपने मेंटेन करें। अपने जो प्रेशर आपका बढ़ गया, बिल्कुल इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो मसाइल आएंगे, शोर करने से मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल। रिजवाना साहिबा भी खासा इंटरेस्ट ले रही है इस डिस्कशन में, बताइए कुछ आप भी सीख रही हैं? मैं तो बहुत सारा कुछ सीख रही हूँ। इसलिए फौरन पूछ लिया कि मैं कहवा डेली ये पीती हूँ ऑलरेडी, तो मैंने कहा पूछ लूं कि ये मसला तो नहीं हो जाएगा। और मैं चाय में तो सौंफ लाजमी डाल के पीती हूँ। का आगाज इस चीज से हुआ कि ये वो चीजें जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, वो जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था कि अंडे उस पे फसलों में लग रहे हैं, और ये क्या था? इस बारे में भी बता दीजिए। जी, वो देखा है हमने कि जनाब मुर्गी इतनी महंगी होती जा रही है और वो मुर्गी जो है ना इतने अंडे भी नहीं दे पाती। देसी मुर्गी अब वैसे ही खाल खाल मिलती है, कहीं है नहीं। देहातों में भी इसको तो हम देखने को तरस गए, देसी खुराकें, देसी गाय, देसी दूध, देसी अंडे देहातियों को नहीं मिलते। तो अब ये चीज एक नई आई है, जैसे अब ये क्लोनिंग का दौर चल पड़ा है। हाँ जी, आर्टिफिशियल चीजें हैं। देहातों में इस तरीके से जनाब हमें वीडियो देखने को मिली कि जनाब ये खेत उगा हुआ है अंडों का, उसी तरह सेम है। मेरी मालूमात की मुनासबत से वो प्योर अंडा नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, उससे आप बचे। वैसे हमने देखा था कि कराची से भी कोई इस तरह की वीडियोज आई कि जनाब वहां पे प्लास्टिक के अंडे हैं। हाँ जी, ऐसे अंडे हैं कि सुबह के टाइम, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा तो हो सकता है, हाँ जी, वो तो है, लेकिन ये इस तरह की आर्टिफिशियल इस तरह की चीजें हमारी मालूमात में अभी तक कामयाब नहीं है। ठीक है। हर्बल इलाज की हम बात करें, देसी इलाज की बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों के जरिए जो इलाज मुमकिन है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन इसको आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा और उन्हीं के साथ मोहम्मद इकबाल बलोच साहब जो कि हर्बलिस्ट हैं। रिजवाना मैडम की जाने जरा मूव करते हैं और जानते हैं कि समाजी कामों के साथ साथ, सोशल वर्किंग के साथ साथ, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और उनकी मैनेजमेंट के साथ साथ आजकल रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में क्या चल रहा है और काम कैसा चल रहा है, इस हवाले से जरा बताइएगा। रेडियो पाकिस्तान हो या आपका रोही चैनल हो या कोई भी इदारा हो, हमेशा उनका तो काम है लोगों को प्रमोट करना, लोगों को आगे लेके आना। बिल्कुल। तो हमारे रेडियो पाकिस्तान में भी हर वक्त एक ही नारा होता है कि अच्छी आवाज है तो तशरीफ लाएं, लिख सकते हैं तो आएं, बोल सकते हैं तो आएं। पानी का घूंट ले लूं। जी जी प्लीज, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, तो वो हम रेडियो में हम लोगों को प्रमोशन, हमारा मकसद यही है कि जहाँ पे हम मालूमात फराहम करते हैं खबरों के जरिए और मजहबी प्रोग्राम देते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ पे हमने लोगों की प्रमोशन का भी, इंटरटेनमेंट का भी
म्यूजिक का भी अरेंजमेंट होता है और हाँ। कोशिश करते रहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट हाँ, करें। ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। बहुत अच्छी बात है कि रेडियो म्यूजिक की प्रमोशन पे भी अच्छा खासा काम कर रहा है, जो कि हमने खुद भी देखा। तो कंसर्ट भी होते हैं, लेकिन जब से ये कोरोना हुआ है कुछ हालात चेंज हुए हैं, थोड़ा बिल्कुल। कम हो गया है, वरना बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हमने किए हैं वहाँ पे शोज। हाँ, अच्छा, बरसियां, हाँ जी। त्योहार और मुख्तलिफ खास anniversaries तौर भी। पे रेडियो पाकिस्तान की सालगिरह बिल्कुल। 21 नवंबर को। हाँ जी। माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट होता है, मुल्तान भर से बाहर से लोग आते हैं और उसको आके एंजॉय करते हैं। और सिंगर्स बड़े बड़े नाम रेडियो पाकिस्तान ने मुतारिफ करवाए, जो आज बैनुल अक़वामी सतह पे उनका एक नाम है। सिंगर्स हमारे कुछ हैं, कुछ गुजर गए बिल्कुल। हैं। मैडम सुरैया मुल्तानी कर देख जी। लें, एक बहुत बड़ा नाम रेडियो पाकिस्तान, नईद अख्तर रेडियो पाकिस्तान। हाँ जी। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका आगाज, उनकी जो जिंदगी है वो रेडियो में उन्होंने सर्व की है, बहुत सारा काम किया है। हमारे मंसूर अली मलंगी साहब, बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम, पठाने खान। शाह पठाने खान, और हमारी हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी को जो रंग और आहंग दिया वो पठाने खान ने दिया। और उसके बाद चल सो चल बेशुमार गुलकारों ने काफी गाई, लेकिन जो पठाने हाँ। खान का आहंग है वैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। और ख्वाजा साहब की काफी को शायद ऐसे कोई ना पढ़ता, क्योंकि उनकी तहरीर, उनकी जो असलूब है बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ये जब गायकी की शक्ल में आई, काफी के रंग में लोगों तक पहुंची म्यूजिक के जरिए, तो उसको चार चांद लग गए। बिल्कुल। और जहां ख्वाजा साहब तो वैसे एक नाम है हमारे सराय की धरती का बहुत बड़ा, वहां पे उनके काफी ने उनको मजीद यानी जिंदा कर दिया। बिल्कुल। वैसे भी जिंदा जावेद हैं वो इस वक्त भी, हर तहरीर में, हर उसमें थीसिस काम, लेकिन काफी के रंग से वो मजीद उनका बहुत अच्छा असलूब हो गया। तो वहाँ तो काम है, सारा दिन घर का माहौल है, वहाँ पे सारा दिन वर्किंग काम। और इतने टाइम से एक इदारे के साथ मुंसलिक रहना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका घर बन जाता हम है। कहते हैं जी हम ज्यादा टाइम तो यहाँ गुजारते हैं, हाँ। घर तो जाते हैं सोने के लिए। बिल्कुल, तो सारा दिन यही गुजरता है काम में। हाँ और जी, खाना वहीं, हाँ। रहना वहीं, लोगों के काम करने, लोगों को आगे प्रमोट करना, बिल्कुल। प्रोग्राम्स करना, प्रोग्राम की तैयारी करना। ठीक तो हो जाहिर गया, है रेडियो पाकिस्तान होम लाइक एनवायरनमेंट बन चुका मैं है। समझती हूँ, मैं यहाँ पे जरूर ये बात कोड करूंगी कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं रेडियो पाकिस्तान की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जो बोलना थोड़ा सा आता है, थोड़ा लिखना आता है, शायरी की, तो ये सब क्रेडिट गोज टू रेडियो पाकिस्तान। हाँ जी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। सर मुझे जरा ये बताइएगा, और इस बात पर जरा हम फोकस करते हैं कि आजकल के मौसम को ध्यान में रखते हुए, नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, जो कि बहुत बहुत कॉमन चीजें हैं लेकिन बहुत मेजर चीजें हैं, तो अगर हम बच्चों पे फोकस करते हैं, बच्चों को तो नॉर्मली वैसे भी ये रहता ही है किसी न किसी वजह से, वजह पर हम गौर नहीं करते अक्सर औकात, लेकिन हम इफेक्ट उसका देख लेते हैं कि इसका ये इफेक्ट आ चुका है। तो कॉज को नहीं देखते, इफेक्ट को देखते हैं। इफेक्ट से बचने के लिए किस तरीके से, हर्बल तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, ये एक मशहूर मकूला है कि एहतियात जो है, परहेज जो है, वो इलाज से बेहतर है। तो हम जितना अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हम एहतियात करेंगे, दवाइयों से बचेंगे, केमिकल वाली चीजों से बचेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा हमारा। बिल्कुल। और इसके लिए अगर कोई ऐसा हो भी जाए, फर्ज की तरह जिस तरह कोई ना कोई बदपरहेजी या कहीं किसी फंक्शन पार्टी में जाते, या मौसम की शरारत की वजह से भी अगर बाज़ औक़ात तकलीफ हो जाती है, बीमारी आ जाती है, हाँ जी। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो फ्लू, नज़ला, खांसी, गले की खराश समझे, और डस्ट वगैरह के पड़ने की वजह से या ठंडी हवा के लगने से छाती, सीने में जकड़न का पैदा हो जाना, समझे फेफड़ों का मुतासर हो जाना, नमोनिया की सी कैफियत पैदा हो जाना, सांस की दुश्वारी आ जाना उसके अंदर, समझे अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में काफी सारी बेहतर जो है ना अद्वियात भी हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। अगर वो हम अडॉप्ट कर लें तो हम बेहतर अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। खसूसी तौर पे अगर ऐसा हो जाए तो उसके अंदर आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि जनाब, एक तो गर्म कपड़े आज के मौसम की मुनासबत से वो इस्तेमाल किए जाएं। बच्चे हैं घर के अंदर, रात को सोते हुए उनको निगरानी की जाए, देखभाल करते हुए कि लिहाफ लिया है इसने, सर के ऊपर मुंह पे कपड़ा वगैरह इसने ढांपा हुआ है या नहीं, क्योंकि बच्चे खसूसी तौर पे सर पे कपड़ा नहीं लेते, लिहाफ नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको ठंड लगती है, सर्दी लगने की वजह से जो है ना फिर वो उनको बुखार हो जाता है
उनको सांस की तकलीफ होती है, नजला जुकाम और खांसी की तकलीफ हो ठीक जाती है। है। और अगर ऐसा हाँ, हो जाए हाँ जी। तो उसके लिए आपके अंदर घर में आपके शहद छोटा, ठीक है, ये अपने घर में रखिएगा। ये हर एक घर में होता भी है वैसे भी। बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो छोटा शहद उसको गर्म करके उसको चटा दिया करें। और इसके अलावा छोटे बच्चे हैं तो उनको इसी तरह दें, उंगली से या चम्मच से। वालदा जो है ना उसको हाथ साफ करके वो दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा बंदा है तो उसको जो है ना गर्म करके ना पानी का 1 कप उसके अंदर 1 चम्मच करके मिला के हल करके वो आप पी सकते हैं सुबह के टाइम निहार मुंह में। ठीक है, और इसी तरह अगर आप टी बनाना चाहें तो इसके लिए आप, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, जी। आप उसके अंदर 1 टुकड़ा जो है ना 1 इंच के करीब का दालचीनी ठीक है, और 1 अदद जो है ना आप मोटी इलायची ठीक है, और 2 दाने आप छोटी इलायची के, और इसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी भर अजवाइन, ठीक, ये किचन में आपके मौजूद होती है। बिल्कुल। और साथ ही अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। अदरक जो है वो बड़ी इफेक्टिव है हर चीज बहुत के हद लिए। तक ये बहुत इफेक्टिव है। और इसके अलावा घर में आपके पड़ी होती है ग्रीन टी। हाँ जी, ग्रीन टी की पत्ती, हाँ हाँ, चाय की पत्ती, सब्ज चाय की जो पत्ती है, जी। 1 चम्मच ठीक, वो आप तकरीबन 2 कप पानी उसके अंदर मिला के हल करके उसकी चाय बना लें, कहवा बना लें आप, तो वो आप एक टाइम में पिए। ये आपके आजकल के जो मौसम की मुनासबत से जो असरात हो रहे हैं ये उनको दूर करेगी। ठीक, और ये अगर कोविड-19 के हवाले से भी जो मतलब यहाँ डिस्कस हुई है और होती रहती है, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम सिम्टम्स आ गई हैं तो उन सिम्टम्स को भी दूर करती है, चेस्ट है। कंजेशन को भी दूर करती हाँ, है। अगर आपकी कंजेशन ज्यादा हो गई है, फर्ज किया छाती में आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, सांस में आप तंगी महसूस हाँ करते जी, हैं, तो आप घर में रखेंगे ये बाम, हाँ हाँ, घर में पड़ी होती है नेचुरल बाम, हमदर्द बाम, या कोई भी बाजार हाँ। में मुख्तलिफ किस्म की बाम हाँ। मिलती हैं, विक्स पड़ी होती है, जी। वो आप पानी गर्म करके देगची में बर्तन में डालें, ठीक है, उसके अंदर ये इसका 1 चम्मच डाल दें ओके, और उसकी भाप लें आप। हाँ हाँ, बड़ा बंदा है उसकी भाप ले, और तौलिया वगैरह कपड़ा जो है ना सर पे और कानों पे लपेट के उसकी भाप ले, तो इंशाअल्लाह उसकी जो कंजेशन महसूस कर रहा है, वो दूर हो जाएगी। जो सांस की तंगी तंगी महसूस है। हो रही है, दमकशी सी कैफियत महसूस कर हाँ रही जी। है, तो वो इससे दूर हो जाएगी। और उसके ऊपर ये जो मैंने आपको कहवा बताया हाँ है, जी। अदरक वाला और ये अजवाइन वाला और इस तरीके वो की दालचीनी। छोटी शहद और दालचीनी, हाँ, ठीक। ये 1 कप पी ले तो ये सारी तकलीफें उसकी दूर हो जाए। ठीक हो गया। बहुत ब्रीफली बड़ा अच्छे तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया और इसकी बड़ी जरूरत भी थी, लेकिन मसला ये ना कि हम बड़े लेजी हैं। हम कहते हैं हम बीमार हुए तो फौरन ठीक हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन मेहनत जरूरी है। पहले तो ये जरूरी है कि हम एहतियात करें, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है, हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ ही जाता है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे घर में मौजूद हैं, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं और जो चीजें इन्होंने बताई हैं उसको उसी तरीके से हम यूज करके एक रेमेडी का जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम का इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले इख्तिताम से पहले हम आपसे शेर व शायरी जरूर सुनना चाहेंगे। तो शेर व शायरी हो जाए, अगर एक शेर कह दें, कोई 2 शेर कह दें, कोई गजल कह दें, कोई नज़म कह दें। मैं सोच रही थी कि आज सोच रही थी कि आज शायरी शायद नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जहाँ मैं हूँ और आगे शायरा हूँ या शायर हूँ तो शायरी ना हो, शायरी ना महफिल तो सजेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक नज्म सुना देती हूँ जरूर। मोहब्बत के हवाले से, ठीक है, कि जरूरत भी है इस चीज की, बिल्कुल बहुत मोहब्बत जरूरत है। की। और वो मैं जनाब आपको सुनाए देती हूँ कि मोहब्बत की तुम देखो कोई भी सरहद नहीं होती, वाह, मोहब्बत की तुम देखो कोई भी सरहद नहीं होती, पनपती है ये नफरत के अलाव में, पनपती है ये नफरत के अलाव में, खारदार लफ्जों के कांटों से मजीद फलती है, वाह, वफा के जख्म सहती है, जफा का जहर पीती है, अचानक से निखरती है, जफा का जहर पीती है, मोहब्बत की फसीलों को तो है तोड़ना मुश्किल, मोहब्बत जोर आवर है, ना ये जब्र सहती है, ना ये जब्र करती है, हाँ, ना ये जब्र सहती है, ना ये जब्र करती है, हमें ये बस ये सब्र करती है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, फरावानी से चलती है, क्या बात, और नफरत के सभी बंधन वो पल में तोड़ देती है, मोहब्बत बेज़बां है और ये बेलौस होती है, क्या बात,
रियाकारी चालाकी से हमेशा दूर होती है, मोहब्बत अंधी होती है, सुरंगों की तरह ये अंदर से रास्ते बनाती है। क्या बात, क्या बात। मोहब्बत अंधी होती है, सुरंगों की तरह ये अंदर से रास्ते बनाती है, कुचलती नफरतों को और अना को तोड़ती वफा के बीच से हर दिल को ये तस्खीर करती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और मोहब्बत अनदिखा सौदा, मोहब्बत अनदिखा सौदा, मोहब्बत अड़ियल सा पंछी, मोहब्बत जिद्दी होती है, मोहब्बत आखिरी जज्बा, मोहब्बत है फनाफिल्ला, मोहब्बत है उजादारी, मोहब्बत है रफादारी, मोहब्बत सर्द महरी है, मोहब्बत ज़र्ब से आगे, नफी से भी है बालातर, फकत तकसीम होती है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का जो मौसम है धनक रंगों से बनता है, मोहब्बत ओढ़ना सबका, मोहब्बत ही बिछोना है, यकीन जानिए मोहब्बत में अमा है बस, मोहब्बत से अमा है बस। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद इकबाल बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप दोनों ने हमें बताई। हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं आपका टाइम यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। देखते हैं हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन से गेस्ट मौजूद है, कौन सी पर्सनालिटीज मौजूद हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और इस सेगमेंट में हमारे साथ दो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मौजूद हैं। और आजकल के हालात पर हम बात अगर नहीं करेंगे तो फिर किस बारे में बात करेंगे। जो आजकल चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है, वैसे इनसे जानेंगे। पता तो हम सबको है, लेकिन ब्रीफली डिस्कशन बड़ी जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है एहतशामुल हक साहब, चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बिल्कुल ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी तो है, लेकिन कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तूफान बरपा है, बिल्कुल तूफान बरपा है, महंगाई का तूफान बरपा है, लोगों की चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल। दो वक्त रोटी मुश्किल से पूरी हो रही। रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ कहाँ है, ये इस पर जरा बात करने की जरूरत है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बात करने की जरूरत है। ऐसा सच हमें तो रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। आने वाले वक्त में इलेक्शन जब करीब आएगा शायद को रिलीफ मिल जाए। राइट नाउ आई थिंक सो देयर इज नो रिलीफ। हाँ। ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। हाँ। कल ही परसों ही प्रेसिडेंट साहब ने मिनी बजट की अप्रूवल दी है, और दुनिया का मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं बढ़ाया। जिनके ऊपर सेल टैक्स 0% था उसको भी 17% कर दिया, जिसपे 5% था वो भी कर दिया, और खुसूसन शाह खुर्दोनोश जो है उसके ऊपर प्राइस जो बढ़ी हैं वो एक तूफान है। पेट्रोल हर 15 दिन के बाद उसकी प्राइस बढ़ रही है, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं। आज फिर मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि 95 पैसे पर यूनिट इंक्रीज का उन्होंने अप्रूवल मांगी है। तो अगर वो बढ़ जाती तो पिछली दफा 4 पे बढ़ी थी, अब 95 पैसे और बढ़ जाएगी। तो ये अखराजात जो हैं वो अवाम पर जा रहे हैं, ये बोझ अवाम पर आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई असर नहीं है। हमने सिर्फ $1 अरब की खातर ये मिनी बजट लाए हैं, और ये हमने जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है हमारी समझ से बाहर है। इस तरह तो आवाम तो मैं खुद पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल, इस बारे में बात करने की जरूरत है। इस बारे में जो मामला तय करने की जरूरत है उस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत को क्या करना चाहिए, वैसे इस पर तो जितनी डिबेट करें कम है, और जितना करें ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी जब तक हम डिस्कशन करते रहेंगे तो एक अच्छी होप रहेगी कि हाँ चीजें बेहतर हो सकते हैं, बिकॉज हम उन्हें प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा जाए तो फिर उसका हल निकाला जा सकता है। दूसरे गेस्ट की जानिब हम मूव करते हैं। मलिक अल्लाह नवाज वैन साहब, सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप ठीक हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। जो अजरक आपने पहनी है सराइकी अजरक, बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह पूरे वसीब के लिए बिल्कुल है, और ये हमारी शनाख्त बन चुकी है। बिल्कुल, ये हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल, आधा पाकिस्तान सराइकी इलाका है, उसकी ये शनाख्त है। बिल्कुल, ये हमारी शनाख्त है, और इन्हीं चीजों से ही जाहिर होता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, और एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड क्या है, जिसको भूलने की कोई जरूरत नहीं है। एहतशामुल हक साहब, डिस्कशन का आगाज तो हो चुका है, मिनी बजट की आप बात कर रहे थे। अभी आप बताइए करंटली क्या चल रहा है, अगर आप ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑडियंस के लिए। देखिए जी, ब्रीफली ये है कि ये जो हमारा मिनी बजट आया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड सेक्टर है, ऑटो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, मीडिया आपका मीडिया है, उसको टैक्स लगे हैं, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल्स हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, टेक्सटाइल है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। उन्होंने हर आइटम के ऊपर जो ना वो ड्यूटी लगाई है, जिसमें आपको ब्रीफली ये बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में 5% जो पहले था ड्यूटी कुछ आइटम्स पे, वो 17% कर दी है, जिसमें सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, फूड्स हैं, केमिकल्स हैं। 17%। देखें, ये 12% इजाफा होगा, 12% महंगाई होगी। सीड हम जो बाजार से खरीद के हम उसको काश्त करेंगे, काश्तकारी के हमारी कल्टीवेशन को जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे। वो अखराजात अल्टीमेटली अवाम के ऊपर शिफ्ट होने हैं। वो जिम्मेदार ने अपने ऊपर नहीं डालने। उसने अगर महंगा बीज खरीदा है, महंगा सीड खरीदा है, तो उसने केमिकल महंगा खरीदा, तो उसका इम्पैक्ट जो है अवाम के ऊपर आना, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, अवाम के ऊपर। गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं। काश्तकार ने तो बीज लेकर, केमिकल लेकर अपना स्प्रे कर दिया, बीज उगा दिया, उसकी जो फसल होगी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। वो कॉस्ट बढ़ेगी, 12% उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसका असर जो आएगा वो आएगा आम आवाम के ऊपर। जो आवाम पहले कोविड ने उनको बर्बाद कर दिया। हमारा छोटा ताजर जो है वो कोविड की वजह से बहुत मुतासर हुआ है, और इस मिनी बजट के साथ तो कारोबार बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाएगा। कारोबार पहले ही नहीं चल रहे, और मजीद कारोबार जो है ना वो गिरावट की तरफ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास उनकी सकत नहीं है कारोबार करने की। आवाम के पास कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। एक लिमिटेड सा एक सेक्टर है जिनके पास कोई पैसे हैं, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बाजारों में आपको नजर आते हैं। आम गरीब आदमी कि 2 टाइम की रोटी नहीं पक रही उनके घर में, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरह के एग्रीकल्चर के बाद राइस जो हम खाते थे उसके पास 0 रेटेड था टैक्स, वो 17% कर दिया, 17% कर दिया। इस जो मिनी बजट है उसमें 17% कर दिया। अब देखें ना, 17% चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो गरीब आदमी अगर लेकर खा लेता तो अब तो वो भी इस काबिल नहीं रहेगा कि 17% जो है इसका बढ़ गया है। इस तरह शुगर कैन है, वो 0% था, 17% कर दिया। उसकी भी जाहिर है जब शुगर कैन जाएगा आपकी शुगर इंडस्ट्री में जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, पहले यह था कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो था 225 रुपए 40 केजी जो था ना, इसका रेट था 225 रुपीज। अब ये 17 बढ़ने के बाद ये 263 हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना जी। इसका देखिए कितना फर्क पड़ेगा। इसी तरह केपी में सिंध में 255 रुपए की कॉस्ट थी 40 केजी की, अब वो बढ़कर 293 रुपए हो जाएगी। जब ये गन्ना जाएगा मिल में तो इसकी कॉस्ट ये हो जाएगी, कुछ 7% इसके ऊपर टैक्स लग गया। अब जब इसके आगे चीनी बनेगी, चीनी के साथ इसमें केमिकल भी बनते हैं, फार्मास्यूटिकल के लिए भी चीजें निकलती हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो ऑल ओवर द इम्पैक्ट जो ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ जाएगा। उसमें फार्मास्यूटिकल है, केमिकल्स हैं, दूसरी चीजें हैं, या चीनी है, ये सारा कॉस्ट उसके ऊपर आ जाएगा। तो कॉस्ट हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। इसी तरह आगे पोल्ट्री पे आ जाए, पोल्ट्री मीट है, उसको उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया। चले गोश्त की कीमतें कम आ जाएंगी, कुछ 17% से वो एग्जाम्प्टेड हो गया, 0% कर दिया, एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उसकी जो मशीनरी है या उसके जो फ्रोजन मीट्स है उसको 8% 17% कर दिया, मशीनरी 5% 17% प्राइस इंक्रीज कर दिया। प्राइस हाइक करेगी, प्राइस कम नहीं होगी। इस तरह प्रोडक्ट अब जो ना पोल्ट्री की मीट और नॉन ब्रांडेड है वो 0% से 17% कर दिया है। एनिमल फीड जो तैयारी होती है वो 0% थी, रेटेड थी, अब वो 17% कर दिया। एनिमल की जो फीड इस्तेमाल होती है, तो जाहिर है कि जब जिम्मेदार या जो एनिमल्स अपने उन्होंने बनाए हुए हैं, अपने बारे बनाए हुए हैं, जो भी है उनको जो फीड देते हैं, उसकी कॉस्ट जब बढ़ जाएगी 17%, तो उसने आगे अगर गोश्त बेचना, उसने दूध बेचना, हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं ना, जो डेली काम आने वाली चीजें हैं। बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आगे हमारे जो ना शुगर कैन के अलावा जो है हमारी इंडस्ट्री जो फूड प्रोडक्ट्स की भी मैंने आपसे बात कर दी है, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। और इसके बाद हमारा जो इसमें कुछ आइटम्स में फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया, लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया। 1 लाख रुपए से 5-6 लाख रुपए तक गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पार्ट्स तो सारे इंपोर्ट होते हैं।
ایک تو ہمارا ذرا مبادلہ باہر جائے گا, دوسرا ہماری جو ہے نا یہ اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. اور عام آدمی اگر سوچتا تھا کہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے کوئی ادھر ادھر سے جوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیتے ہیں, اس کی کاسٹ بھی 1 لاکھ روپے, منیمم 1 لاکھ روپے پڑے گی. انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اچھا, پھر اس میں کچھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز بھی انہوں نے لگائی ہیں جو ابھی تک FBR نے اپنے ویب سائٹ پہ نہیں ڈالی, وہ بھی پرپوز تھی, وہ بھی لگی ہیں. تو اپنا آٹو میں بھی, ایون کہ یہ جو بائیسیکل عام آدمی غریب آدمی یوز کرتا ہے اس کے اوپر بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. اس کے اوپر جنہوں نے سیل ٹیکس لگایا ہے وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے اب دور ہوتا جا رہا ہے. سائیکل بھی لینا مشکل ہو جائے گا, بائک ہے وہ لینا مشکل ہو جائے گا, کاریں بہت دور تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام الحق صاحب, حکومتی نمائندوں کا تو یہ کہنا تھا کہ چیزیں جو ہیں انہی بیسک چیزوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا, لیکن منی بجٹ دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے. وہاں بات یہ ہے کہ ماجبین, بات یہ ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں IMF کے جنریٹڈ. وہ IMF کا ایجنڈا لا کر ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. بدقسمتی یہ کہ آج تک ہمیں اپنی قومی اسمبلی میں سے 300 سے 400 افراد کا آہوان ہے, اس میں ہمیں کوئی فائنانس منسٹر نہیں ملتا جو آنسریبل ہوگا عوام کو. ایک اسد عمر صاحب آئے تھے, ان کو بھی IMF نے ایک سائڈ پہ کروا دیا کہ وہ آنسریبل ہو عوام کو جا کر, اس کو پتا ہو کہ میں نے کل کو جواب دینا ہے. اس لیے وہ فائنانس منسٹر لے آتے IMF کا, وہ اپنی مرضی سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. فائنانس منسٹر, مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں جب فائنانس منسٹر آفس میں گیا تھا, ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ نے نہیں کی, تو فائنانس منسٹر کے ساتھ والے دفتر میں تو IMF کا دفتر بنا ہوا ہے. ہر چیز تو وہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے ان کو, انہی کا جو ایجنڈا ہے وہی ہمیں آگے فائنانس منسٹر صاحب آ کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. گورنمنٹ مجبور ہے کیونکہ گورنمنٹ نے لون لینا ہے. عوام سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. بالکل غلط بیانی کی جا رہی ہے. دیکھیں جی, ہم تو 2-3 بھرپور احتجاج کر چکے ہیں. بالکل. جو پوائنٹ آف سیل لگائے جا رہے ہیں, جو سیل ٹیکس جو ہے سسٹم پاکستان میں لایا جا رہا ہے, میرا چھوٹا تاجر جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا, جو اس کے لیے بہت مشکل ہے. پاسبل نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب. پھر ہمارا ایک مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سیل ٹیکس آپ امپورٹ پہ لے لیں, ایٹ سورس لے لیں, اور آپ جو ہے سیل ٹیکس مینوفیکچر سے لے لیں, فیکٹری پہ ایٹ سورس لے لیں. لیکن گورنمنٹ کہتی نہیں جی, ہم نے تو ریٹیلر سے بھی لینا ہے. یہ سارا IMF کا ایجنڈا بنایا ہوا نا کہ ریٹیلر سے بھی لینا ہے. اب وہ ریٹیلر تک پہنچتے تو پتہ نہیں کتنے اس میں وہ مطلب کہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹیشن آپ ضرور کریں. جو اس زمرے میں آتے ہیں, بڑے چین سٹور ہیں, بڑے ہوٹلز ہیں, بڑے برانڈز ہیں, آپ ان کو لائیں اس میں. ہم اس کا ہمیں کوئی بالکل قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ چھوٹے تاجروں کے ساتھ, کیونکہ یہ جو امینڈمنٹ آئی, 3rd امینڈمنٹ آئی تھی ہماری پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے, اس میں FBR کو دے دیا ہوا اختیار کو چھوٹا تاجر جس کو بھی چاہے, دکان کا سائز نہیں ہے, پہلے پرٹیکولر تھا 1000 اسکوائر فٹ, اب تو یہ کہ چھوٹا تاجر کسی بھی دکان پہ پوائنٹ آف سیل لگایا جا سکتا ہے, جو بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہم رجسٹ کریں گے انشاءاللہ. بڑے برانڈ پہ لگتا ہے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن چھوٹے تاجروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ چھوٹے تاجر کے پاس تو وہ فائنانس جو 2 سال کووڈ کی وجہ سے کھا پی گئے ہیں, ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے اپنا کاروبار رن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ یہ بالکل زیادتی ہے, ظلم کہیں تو کم نہیں ہوگا, غلط نہیں ہوگا. ملک اللہ نواز وین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, صدر پاکستان سرائکی پارٹی. کیا سمجھتے ہیں جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مہنگائی دیکھیں, اصل جو ابھی انہوں نے احتشام صاحب نے بتایا ساری باتیں ٹھیک ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ جتنی بھی ہماری اس وقت 3 پارٹیاں کھڑی, ان کے سارے یعنی اسحاق ڈار سے لے کے سارے باہر نوکریاں کرتے ہیں. یہاں جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹ لوگ آئے ہیں تو کبھی گورنمنٹ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یہ دیتے ہیں لاکھ روپیہ تنخواہ, وہاں ان کو ملتی ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ, تو وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ IMF کی ملازمت کر لیتے ہیں, سود تو IMF ہمارے سے لیتا ہے, اور وہ پھر ہماری چیزیں ہمارے بندے استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف. یہ قطعاً ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے. بالکل, جو سودی نظام ہے یہ چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں. تو ملک صاحب, اب IMF, حکومت, حکومتی نمائندے اور اس سب کے بیچ میں عوام کدھر ہے؟ اب میں آپ کو
آپ کے روہی ٹی وی سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بالکل. یہ امجد بخاری صاحب آپ کے ہیڈ ہیں, وہ روز کہتے ہیں زراعت سے جڑی معیشت بھی اور معاشرت بھی کھلتے ہیں سب ترقی کے راستے زراعت سے. یہ روز ہم دیکھتے ہیں. بالکل. ابھی تو سابقہ حکومت کے دور میں ادھر ایک سیمینار ہوا تھا زراعت یہاں جو, جی تو اس میں جو زرعی یونیورسٹی یہاں بھی بنی ہوئی تھی, لیکن جو اس کا میزبان تھا وہ فیصل آباد یونیورسٹی کا بندہ تھا, وائس چانسلر تھا. اس نے 1 گھنٹہ تقریر کی اور ہمیں کہا جی آپ کے لیے 1 منٹ ہے, وزیر صاحب کو جلدی ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم کیا بات کریں. جس نے کہا اسی نے کہا فلاں ایم این اے ایم پی اے پانی چوری کرتا ہے, فلاں ایم این اے ایم پی اے بجلی چوری کرتا ہے, فلاں یہ غلط کام کرتا ہے. اس کے علاوہ تو 5-7 ایم پی اے بیٹے, کوئی نہیں بولا. سکندر بوسل تھے فوڈ سیکورٹی منسٹر, تو ان کی بے بسی سنیں کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہماری زراعت کا خرچہ بنا لیں, ہمیں ایپٹم والا منافع نہ دے, ہمیں اتنا تو منافع دے دیں. اور اس وائس چانسلر نے کہا مجھے نہیں پتا یہاں زرعی یونیورسٹی میں کس کو بٹھایا ہوا تھا, اس کا اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹری بنتا. تو انہوں نے کہا کہ 1984 سے لے کر آج تک پنجاب کی زرعی پالیسی نہیں بنی, شاید آج بھی نہیں ہے, یعنی 1984 سے. اور یہ لوگ ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ہمارے لودھی صاحب بیٹھے تھے, ابھی آپ کے روہی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 70% پاکستان معیشت کا دارومدار 70% لوگوں کا زراعت پہ ہے. اور جس کا 1984 سے لے کر تینوں حکومتیں گزری ہیں, زراعت کی ان کی پالیسی نہیں ہے. سمال ٹریڈر والے, بڑے تاجر اور جو زمیندار تھے, یعنی خسرو بختیار ہو گیا, جہاں انہوں نے تو اور مزے کر لیے. جاگیردار تھے, انہوں جاگیرداری سے نہیں, وہ انڈسٹری سے کما رہے ہیں. ان کی مرضی ہوتی ہے ریٹ بڑھا دیں, ان کی مرضی ہوتی ہے کم کر دیں. تو یہ ڈھیر سارے مسئلے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے رضا ملک صاحب ڈی جی خان میں پروگرام کر رہے تھے, ایک سڑک میں بھی 1 ہفتہ پہلے دیکھ کے آیا ہوں, 2 کلومیٹر کی سڑک ہے. وہ 1 سال سے بزدار صاحب نے فنڈ مکمل ریلیز کر دیے, لیکن کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے. کبھی کوئی محکمے والا ہوتا ہے, کبھی کوئی. تو 1 سال کا ٹائم تھا, 1.25 سال گزر گیا ہے, اور امید ہے کہ 2 سال اور لگیں گے 1 سڑک بنے 2 کلومیٹر کی. یعنی یہ آپ کا یہ ابھی ایک دن میں یہاں بیٹھا تھا آپ کے پروگرام میں, آپ کے پروگرام سے باتیں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو ایک بی زیڈ یو کے پروفیسر صاحب بیٹھے تھے, تو وقفے انہوں نے کہا جی آپ ایک سوال میری مرضی پہ بھی کریں. انہوں نے کہا جی آپ یہ سوال کریں کہ روز جو بی زیڈ یو میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ہاں, پنجابی سپیکر ہمارے بھائی تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ بی زیڈ یو میں مقامی وائس چانسلر لگائیں گے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کا سامنا کرے گا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ وائس چانسلر کبھی پنڈی سے آتا ہے, کبھی لاہور سے آتا ہے, وہ آتا ہے اپنے کمیشن لیتا ہے, اپنے معاملات طے کرتا ہے, وہ جناب چلا جاتا ہے اور پیچھے لوگ ذلیل ہوتے ہیں. یہ اصل. پھر آگے چلیں, ابھی جو سینٹ کا بل, ابھی سینٹ کا بل رانا محمود, یہ بھی ابھی آپ کے پروگرام ہے, تو رانا محمود الحسن صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ اردو سپیکنگ ہیں, عرصد دراز سے پہلے بھی وہ کالم وغیرہ لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے آج سینٹ میں کل بل پیش کیا ہے, تو شاہ محمود صاحب نے کہا ہے کہ جناب اچھی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. پھر یوسف گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ 3.5 سال کے 3 سال کے بعد تمہیں یاد آیا ہے, اور اٹ از ٹو لیٹ. اگلا لفظ کہہ دیا, اٹ از ٹو لیٹ. تو میں نے کہا بھائی جب آپ وزیر اعظم تھے, آپ کے دور میں میاں نواز شریف نے آپ کے لیے ایک 18ویں ترمیم لائے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے یہ بات مانی, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں. میں نے کہا آپ ایک چھوٹا مطالبہ کر دیتے کہ ہمیں صوبہ دے دو, تم وزیر اعظم بن جاؤ, لیکن نہیں کہا. یوسف گیلانی صاحب نے 4 سال بعد سینٹ سے
आईनी तरमीम मंजूर की थी, तो पहले मंजूर शुदा है सेनेट से। आज वो कह रहे हैं इट इज टू लेट। ओ भाई आप 3.5 साल, आपने 4 साल के बाद ले आए, चलो टू लेट है। वो तीनों बंदे का ताल्लुक मुल्तान से है माशाल्लाह, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्लाह के लिए ये अपनी पार्टियों को राजी कर लें, आखिर उनकी कोई बात होगी ना, बिल्कुल, तो सूबा बना दें। और सूबे के मैंने आपको बताया कि क्योंकि ज़राअत ज्यादातर यहाँ पर है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें मसला क्या है। मसला उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मोटरवे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है जो पिंडी से लाहौर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। फिर आगे चलें, एक आकिल जवेद है कालम निगार, मैं दानिशवरों की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा। आकिल जवेद साहब ने एक कालम लिखा, अयूब खां का सुनहरी दौर। उसने कहा अयूब खां के दौर में बड़े बड़े कारनामे हुए। पहला कारनामा यह था कि दौलत मखसूस हाथों में मरकूज हुई जो आज तक जारी है। फिर उन्होंने लिखा कि अयूब खां के दौर में हमारे दरिया, सराकी खित्ते के दरिया इंडिया को बेचे गए। उससे आगे चलते हैं, जिया शायद खबरें में उन्होंने लिखा 11 दिसंबर 2019 को उन्होंने लिखा कि ब्यूरोक्रेसी एतमाद खो चुकी। ये बदकिस्मती 1985 से शुरू हुई जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बनाए। आज तक 25 साल नवाज शरीफ नाजायज भर्तियां करते रहे। लाहौर से, तख्त लाहौर से, उन 5 इजला से जो लाहौर सूबे से पाकिस्तान में आए थे। इस वक्त जुडिशरी 85% नीचे से लेकर ऊपर तक लाहौर के इर्द गिर्द की है, 85 से 90% ब्यूरोक्रेसी लाहौर के इर्द गिर्द की है, और वो यहां से दौलत लूटने के लिए लोग आते हैं। ये असल जो मसाइल हैं, इसको अगले दिन राना महबूब अख्तर साहब दानिश्वर हैं, उन्होंने लिखा कि सराकी सूबे का मतलब जालमाना जाबराना साम्राज्य इंजमाम का खात्मा है। ये कब इंजमाम हुआ? जब सिखों के बाद अंग्रेजों ने लाहौर दोस्ताना तौर पे कब्जा किया, तो राजा नजीब का बेटा दलीप सिंह भी साथ था। उन्हें 9 महीने लगे मुल्तान को फतह करने में। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि लाहौर और मुल्तान को इकट्ठा कर दो। उस दिन से उन्होंने इनको इकट्ठा किया और दारुल हुकूमत बना दिया लाहौर को। लाहौर तो मुल्तान का एक सराउंडिंग था। ये हजरत दाता गंजबख्श का कौल है कि मैं मुल्तान के मजाफात लाहौर में रह रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने ये जुल्म किया अंग्रेजों ने और सिखों ने मिलकर, और हमारे डेरा इस्माइल खां टांक वगैरह मुल्तान सूबे से अलहदा करके पिशावर सूबे के साथ मिलाए, और हमारा जो इक़्तिदार का वो था वो लाहौर को मरकज बना दिया। और हमारे जो बादशाह जिनके नाम मैंने पहले लिया है, इन सब के घर, बच्चों के अलग-अलग कोठियां मुल्तान शरीफ लाहौर शरीफ में हैं। तो अब मुल्तान शरीफ की बात लाहौर शरीफ है, हम क्या करें? अब आप चलेंगे, देखें अगले दिन एहसन रशीद साहब ने उन्होंने लिखा कि मुल्तान का स्टेट एरिया प्रॉपर्टी डेवलपिंग एरिया बन चुका है। तो मैं कांप गया। मैं रोज कहता था कि यूसुफ ज़ा गिलानी एक कैडेट कॉलेज नहीं बनवा सका वजीर आजम दौर में, मुल्तान को बिग सिटी नहीं करा सका। फारूक लगारी डेरा गाजी खां में कैडेट कॉलेज नहीं बनवा सका। यूसुफ ज़ा ने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई मुल्तान में, पूरे शहर के खित्ते में, और उन्होंने भी नहीं बनाई। जब उन्होंने ऐसा चीज का बयान आया तो मैंने इधर से पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा इंडस्ट्री यहां से लाहौर शिफ्ट हो रही है, उकाड़ा से परे शिफ्ट हो रही है। यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ 2 नंबर काम होता है और बदबू होती है। तो मैंने कहा भाई भावलपुर फजल मॉडल ये भी मुंतकिल हो गया, विहाड़ी रोड भी मुंतकिल हो गया, स्टेट एरिया बनाया गया वो भी मुंतकिल हो गया। अब क्या हुआ कि जो महंगाई की बात है, मिनी बजट की बात है, हमारे मजदूर 600 से 700 रुपया लेता है। बिल्कुल। लाहौर का मजदूर 1000 से 1200 लेता है, फैसलाबाद का मजदूर 1000 से 1200 लेता है, पिंडी का इस्लामाबाद का मजदूर 1000 से 1200 लेता है, कराची का मजदूर 1000 से 1200 लेता है, उकाड़े का मजदूर अपना क्वेटा का मजदूर। हमारे सैकी खित्ते का लोग जो आधा पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, वो इन इलाकों में जाके मजदूरी करते हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि सियालकोट से जो
वाया छोटी सड़कों के मजदूर जा रहे थे, 32 मजदूर शहीद हुए। मैं एक एक घर गया हूँ। वो किस फरूक लगारी की स्टेट चोटी जीरी के इर्द गिर्द के लोग थे। और मैंने पूछा क्या बात है? हाँ। तो उन्होंने बताया 1000 दिहाड़ी मिलती है और हफ्ते जुमेरात को पैसे मिल जाते। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों नहीं करते जामपुर में? हाँ। उन्होंने कहा जी 2 दिन काम मिलता है, वो भी कई दिन हम पैसे मांगते रहते हैं। ठीक हो गया। डिस्कशन जारी है करंट हालात पे, और मैं भी बहुत गौर से सुन रही हूँ ताकि ब्रीफली चीजों को डिस्कस किया जाए और आप तक कन्वे किया जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। तशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक अल्लाह नवाज वैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करंट हालात पर बात हो रही है, इसको जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान। बात चल रही थी और बात बीच में रुक गई, जो कि आप ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या क्या हुआ है। मिनी बजट जो पास हुआ है, क्या क्या अमेंडमेंट्स, क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें ये देखें जी कि दूध हमारी बेसिक जरूरत है, घी हमारी बेसिक चीज है, एडिबल ऑयल के ऊपर टैक्स लगा, घी हमारी बेसिक, फिर जो सीड ग्रो किए जाते हैं ऑयल के लिए उसके ऊपर टैक्स लगा है। तो ये पनीर है, मक्खन है, जो हमारी बेसिक जरूरियात है, जिससे हमें कुछ विटामिन भी मिलते हैं। हम मतलब कि गरीब आदमी को विटामिन मिनरल नहीं लेने जाता, वो इसी से इसने थोड़े बहुत विटामिन लेने होते हैं। और जब ये सीड्स हर चीज के महंगे हो जाएंगे, फ्रूट भी महंगा होगा, मक्खन जैसी और दूध और आटे जैसी बेसिक चीजें, राइस का मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वो महंगी हो गई है। अब इंजीनियरिंग के शोबे में आपने हर मशीनरी के ऊपर ड्यूटी लगा दी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, और उसके बाद उसके ऊपर आपने 17% सेल टैक्स भी लगाया। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान का ताजर, पाकिस्तान इंडस्ट्रियलिस्ट को शायद डिस्करेज किया जा रहा है, कोई इंडस्ट्री ना लगाए पाकिस्तान में। दोबारा पाकिस्तान को इस तरफ ले जाया जा रहा है कि आप ट्रेडर्स बन जाए। पाकिस्तानी का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एज ए ट्रेडर काम करे, बाहर से चीज इंपोर्ट करे और आगे बेचता रहे। मेरा तो ख्याल है कि ये जो उन्होंने लगाई है, क्या सोच कर लगाई है, ये भी IMF का एजेंडा है कि आप मशीनरी को टैक्स लगा दें ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो ना करे, लोगों को रोजगार ना मिले। अभी ऐसे अल्लाह नवाज साहब बात कर रहे थे कि अपर एरिया में जो है 1000 से 1200 रुपए मजदूरी, वो भी बेचारे को पता नहीं पूरा हफ्ता मिलती है अभी कि नहीं मिलती। मुल्तान और हमारे जो जनूबी पंजाब की बात हो रही है, उसमें भी 500 से 600 700 रुपए तक की मजदूरी है। आप जाके मुख्तलिफ चौक्स में जरा किसी वक्त विजिट करें ना, सुबह कितनी लेबर बैठी होती है जो काम ढूंढने के लिए निकलती है। अब उनसे पूछें कि उनके घर कैसे चलते हैं, जिसने हफ्ते में 2 दिन काम करना, उनके घर कैसे चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात वेरी में वही आ जाती है ना जी कि आप जब IMF को वजीर खजाना लाकर बैठा देंगे। देखे पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज शेख साहब पहले वजीर खजाना आए, उसके बाद ये तरीन साहब आए। नतीजा क्या निकला? पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए कि इनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अब दोबारा वही प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है। पहले हफीज शेख साहब थे, क्योंकि हफीज शेख साहब पर्सनली मैं मिला हूं, हमने जब 2 दिन उनके साथ मीटिंग की है, तरीन साहब भी वहां थे, हफीज शेख साहब भी थे। वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास तो एक जो उनको डिक्टेट किया गया एजेंडा, उन्होंने उसी पे बात करनी है, उससे तो आगे पीछे उन्होंने होना ही नहीं है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, मोबाइल फोन आपके महंगे हो गए, मोबाइल कॉल्स महंगी हो गई हैं। अब हमारी ये जरूरत बन गई है, मोबाइल को हम एज ए IT इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना जी। अब जो स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं एज ए IT डिवाइस, अब उनके ऊपर दोबारा आप सेल पर टैक्स जो है 17% आपने कर दिया है, लगा दिया है। तो हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है या IT, हमारा इंडिया हमसे बहुत आगे IT में, पूरी दुनिया में वो IT एक्सपर्ट जो है सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं IT एक्सपर्ट्स उनके। मैं बाहर रहा हूं, मुझे पता है कि उनके IT कितनी फॉरवर्ड है, और हमारी अगर ग्रो करने जा रही थी तो इन्होंने IT के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स अच्छा खासा लगा दिया है। इंजीनियरिंग शोबे में भी यही सूरत हाल है सारी, कि वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंजीनियरिंग मशीनरीज के ऊपर है। मोबाइल कॉल्स की आप बात कर रहे थे, जो बैलेंस हम डलवाते हैं उस पर भी लग चुका है, वो उसका भी लग चुका है। आपका देखिए, आप जरा कार्ड चार्ज करेंगे, अब आपको पता चल जाएगा, या आपका पोस्ट पेड बिल है, तो आप उसको जब बिल आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहला बिल कितना था। अगर हम पहले 100 का रिचार्ज करवाते थे तो पहले 90 समथिंग आता था, लेकिन अब 86 हो गया। 86 हो गया, तो वो 17% का जो फर्क है ना, वही आ रहा है ना। मोबाइल की प्राइस इंक्रीज हो गई है, मोबाइल के ऊपर जो आपने लगाया है, मोबाइल के जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मोबाइल जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं,
ان کے ڈالرز میں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جو اس کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہر چیز کے اوپر تو انہوں نے ٹیکس لگایا, کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو چھوڑا ہو. تمام سیکٹرز کے اوپر, یہ ٹیکسٹائل کے اوپر بھی انہوں نے 17% لگا دیا ہے, کاٹن کے اوپر 17% ٹیکس لگا دیا. دیکھیں 17% آپ نے ان کے اوپر سیل ٹیکس لگایا, جو ہماری کاٹن پہلے بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, پوری نہیں ہوتی, ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا کپڑا بنا کر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیسے کمپٹیشن میں جائیں گے ہم؟ مشکل ہے, ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ذمہ دار یہ لوگ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں, جینر اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کمپٹیشن کیسے کرے گا. کمپٹیشن ہوگا تو وہ اپنا مال باہر بیچے گا نا. انجینئرنگ سیکٹر میں بھی لگا دیا ہے, پاور جنریشن جو ہے, نئے یونٹ تو کہیں لگیں گے نہیں, پاور جنریشن اس کے اوپر مشینری کے اوپر لگا دیا ہے. یہ میں جو اسیس کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کے شعبے کو تو انہوں نے ڈسکریج کیا ہے, بالکل پیچھے رکھ دیا ہے کہ یہ انجینئرنگ کا شعبہ گرو ہی نہ کرے. جو ہو گیا, اب اس کے اوپر ٹیکسز اتنے لگائیں تو کوئی نیا بندہ وہاں پہ انڈسٹری لگائے گا نہیں. اچھا اگر انڈسٹری لگا بھی لیتا ہے تو اس نے اپنی جیب سے ایکسپینس پورے نہیں کرنا, اس کا سروائیول کافی مشکل ہے. الٹیمیٹلی اس کا بوجھ عوام کے اوپر آئے گا, عام عوام اس کو جو بیئر کرے گی سارے بوجھ کو. اس طریقے سے اور بھی شعبہ جاتے ہیں جنہوں نے لگایا. یہ میں اگر میرے پاس جو 28-29 پیجز ہیں جو میں نکال کر لایا ہوں, اگر اس کے فردر علیحدہ ڈسکشن کیجئے تو 28 گھنٹے چاہیے. انرجی شعبے میں بھی یہی صورتحال ہے, وہ بھی 17% انہوں نے لگا دیا ہے. میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ منی بجٹ کے بارے میں آپ عوام کو بتائیں کہ ایکچولی جن کو نہیں معلوم ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے آئٹمز ہیں جن پر سیلز ٹیکس بڑھائے گئے ہیں. عوام سے پہلے تو ہمارے جو نمائندے ہیں, جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, جنہوں نے یہ بل پاس کیے ہیں, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کل کو الیکشن میں جانا ہے, ہم کیسے جائیں گے الیکشن میں, کیا منہ دکھائیں گے. ہمارے عوامی نمائندے کو بھی تو سوچنا آئیے. عوام تو مری ہوئی ہے, عوام کی آواز کون سن رہا ہے. ہم 4 پروٹیسٹ کر چکے ہیں جی بھرپور طریقے سے. اسلام آباد میں 1 پنڈی میں کیا, 3 اسلام آباد میں, اور پھر ہم نے ایک ڈیٹ دی ہے 20 فروری کو. ہم دوبارہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. پورے پاکستان انجمن تاجران کے تحت خواجہ شفیق صاحب اس کی قیادت کریں گے. ہمارے چونکہ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں, اجمل بلوچ صاحب ہمارے جو ہے اسلام آباد سے ہیں, وہ اس کی قیادت کریں گے. اور ہم ایک پروٹیسٹ پھر اگینسٹ جائیں گے جس میں یہ آئٹمز بھی جو ہے نا اس کو بھی ہم رکھیں گے کہ اس سے جو مہنگائی ہوئی ہے اور ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں ٹیکسز کے, اس کو بھی ہم اس میں ایڈریس کریں گے. ہم نے دوبارہ پروٹیسٹ رکھا اور انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. انجینئرنگ شعبے کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس جو ہیں جی ریفائنریز ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگا. صرف انہوں نے کروڈ آئل کے اوپر 3% ٹیکس جو ہے نا وہ کم کیا ہے, ایگزیمپشن دیا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آئل کی جو مینوفیکچرنگ ہے جس قسم کے, اس میں تھوڑا بہت اسٹیبلٹی آئے گی. ریٹس میں ریٹ تھوڑے بہت کم ہونے کا چانس ہے. صرف کروڈ آئل ہے جس پر 3% جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. 3% کروڈ آئل پہ 3% کمی کا ہے. تو وہ سے یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو آئل مینوفیکچرنگ جو آئٹمز ہیں اس میں وہ تھوڑا بہت فرق آ جائے گا, یقینی بات ہے. اسی طرح سے مشینری, ہر چیز کی مشینری, وہ کسی سیکٹر کی مشینری ہو, اس کے اوپر 17% کیا ہے. پہلے ایگزمپٹڈ تھا. آپ باہر سے کوئی چیز بھی منگوائیں گے تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ آپ نے ڈالر دینے ہیں, آپ نے 17% اس کے اوپر ڈیوٹی دینی ہے. تو کوئی بھی سیکٹر ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ریلیف دیا ہو. کوئی ایک سیکٹر, میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی سیکٹر بتائے ہیں, صرف کروڈ آئل کے علاوہ کوئی سیکٹر نہیں. پیکٹ جو دودھ ہے اس کے اوپر ریٹ ہے, بچوں کے دودھ کے اوپر آپ نے ڈیوٹی لگا دی ہے. میڈیسنز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, پہلے تو ڈاکٹر کی فیسز جو ہے نا وہ نہیں دی جا سکتی, لیکن اب میڈیسنز اتنی مہنگی ہو جائیں گی تو کیا کریں گے. پیراڈال کا پتہ 10 روپے کا آتا تھا, 25 روپے میں مارکیٹ میں بک رہا ہے, وہ بھی شارٹ ہے, ملتا نہیں. کچھ میڈیسنز تو اتنی بری طریقے سے شارٹ ہے کہ مل نہیں رہی مارکیٹ میں. تو ہر کس چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, منی بجٹ جو پاس ہوا ہے اس پر ہم بریفلی ڈسکس کر رہے ہیں. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان, جو کہ ہم سے بریفلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکچولی کون کون سی چیزیں, کون کون سی وہ ڈومینز ہیں جہاں پر سیلز ٹیکس جو ہے وہ بڑھائے گئے. کچھ آئٹمز نہیں ہیں, یہ اوور آل ان میں تمام چیزیں شامل ہو چکی ہیں. میڈیسن ہو, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہو, مشینری ہو, انجینئرنگ ہو, ریفائنریز ہو, جو بھی چیزیں ہیں سیلز ٹیکس بڑھائے گئے ہیں اور یہ طوفان ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ملک اللہ نواز وین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر پاکستان سرائکی پارٹی. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی, آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں نے آپ سے بیچ میں بھی یہ سوال پوچھا کہ عام عوام کدھر ہے, عام عوام جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا کانسیپٹ بڑھایا گیا کہ جی عام عوام کو ریلیف دیا جائے گا, وہ ریلیف کہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟
میں نے جو ایک تو یہ ستی چیزیں ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، اور یہ واقعی ایک دن ہم یہاں بیٹھے تھے، وہ سلطان محمود صاحب وہ بھی صدر ہیں کسی کے، تو انہوں نے یہاں سے کویسچن کیا کہ جو مرچ میں آپ مکسنگ ہوتی ہے آپ کی منڈی میں کھڑے ہو کر، مسجد کے پیچھے کھڑے ہو کے ساری مکسنگ ہوتی ہے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، جو چیز ملے تھے تو پتہ نہیں کیا تھا، کہتے وہ مہنگا ہو گیا اور مرچوں والا کام جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا، وہ تو اصل بات ہے کہ ہمیں میری بھی کچھ ضرورت ہے کہ میں کام کروں، اور احتشام صاحب کی یہ اپنے اسمال ٹریڈرز کو بتائیں، دوسرے جو ہمارے غلط منڈی والے بیٹھے ہیں وہ کنٹرول کریں، ہمارے جو انڈسٹری والے ہیں وہ کنٹرول کریں۔ وہ تو میں نے بتا دیا کہ ایک مخصوص علاقے سے بیوروکریسی بیٹھی ہے، ان کو لوٹ، کوئی معیاری بیوروکریسی نہیں ہے، کوئی معیاری جوڈیشری نہیں ہے۔ وہ جو لوگ ہیں ان کو آؤٹ آف وے بھرتی کیا، جو اے ایس پی بھرتی نہیں تھے اسے انسپیکٹر بھرتی کر دیا، آج وہ ایس ایس پی بنا بیٹھا ہے، اور جو نہیں ہو سکتا تھا اے سی نہیں بھرتی ہوتا اس کو سولوین اسکیل میں کر دیا، اور اس کو ایسے گھما گھمو کے، بہت سارے میرے پاس کیس ہیں جو گھما گھما کو ایگزیکٹو میں لے آتے ہیں۔ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک کی قسمت بدلنے میں، ایک بیوروکریسی کلرک سے لے کر سیکٹری تک، دوسری تاجر سوئی سے لے کر اس انڈسٹری تک۔ بالکل۔ اب جوڈیشری میں جو کیس جائے گا تو دیکھے گا جٹ ذمہ دار، جٹ میں بھی چھوٹا موٹا ذمہ دار کرتا ہوں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو بہت بڑے پلر ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے، وہ بھی ادھر سے ہیں اور تاجر بھی ساری چیز ادھر سے ہے، اور ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ افسوس کہ کھاد بلیک ہو رہی ہے، یہاں کھاد کا سب سے بڑا ڈیلر ایک پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، گودام بھرے پڑے ہیں۔ میں نے اسے کہا مولانا سراج صاحب کے ناشتے، میں نے کہا خدا کے لیے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں کھاد کے لیے، تیسرے کمرے میں تمہارے بندے پرچی دیتے ہیں، پھر بھی کئی دن انتظار کر، خدا کے لیے۔ اس کا ایک اور بیٹا، میں نے کہا یار اس کو سمجھاؤ، کچھ تو رحم کریں۔ اچھا بات سن، اب یہ باتیں ہماری ذمہ داری بھی ہے، وہ تو انہوں نے کر دیا۔ دیکھو آپ ہر علاقے کو ترقی دیں، میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، ہر ضلع کو برابر نمائندگی دیں، وہاں سے لوگ آنے دیں، دیہاتی زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ بالکل، میں خود دیہاتی ہوں، میرے 4 بچے ڈاکٹر ہیں، 4 ہم وکیل ہیں گھر میں، ماشاءاللہ، اور سارے دیہاتی ہیں۔ اور دور سے اب یہ میرے پاس بندہ ہے کہ یہاں پر بیٹھا ہے کینسر میں، ڈاکٹر کا نام اس کہتے ہیں اللہ رکھا، میں نے کہا پھر اللہ رکھا پتہ کہاں سے آئے بیچارہ، کون سے دیہات سے ہوگا، آج وہ کینسر میں بڑا۔ میں خود اپنا آپریشن کرا کے آیا ہوں طاہر خواجہ اسلام آباد سے، میں نے کہا کہاں سے، کہتا ہے جی راجن پور سے، شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں بیٹھا ہے۔ یعنی ہمارے انہوں نے ظلم جو کیا ہے قوم پہ، وہ یہی کیا ہے کہ مخصوص علاقے کے لوگ اپنی اقتدار کے لیے وہ بھرتی کر دیے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ میں روز پروٹیسٹ کرتا ہوں نواں شہر چوک پہ، تو صحافی بیچارے مظلوم ہیں، بے روزگار ہیں، بالکل پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، پریس کلب کے ممبر ہیں۔ جب ہم جانے ملک صاحب ہم 5 ہیں، ملک صاحب ہم 7 ہیں، میں نے کہا کیا ہوا، کون سی اخبار سے تعلق ہے، میں نے کہا کون سے ٹی وی سے تعلق ہے، نہیں تو ہم بے روزگاری۔ اب کیا کریں؟ ہمارے شجاع آباد میں ایک تحصیل ہے، 150-200 صحافی پھر رہا ہے، سارا دن کوئی پٹواری کے پاس بیٹھا ہے، کوئی تحصیلدار کے کمرے میں چائے بھی پی رہا ہے، اے سی میں بھی بیٹھا ہے، کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، اور جو کوئی گلی کوچے کی زمین بچی پڑتی ہے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹر پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک یہ نیشنل پریس کلب ہے شجاع آباد کا، اس کا سلیم شاہ صرف کیمرہ چلاتا ہے، 10 سال سے اس پریس صدر ہے۔ ارشد شیخ وہ اس کا وہ انتظامیہ کا چیئرمین ہے۔ ایک دوسرا لڑکا ہے شجاعت، وہ وقت کا بھی نمائندہ ہے اور وہ نیشنل پریس کلب کا بھی ممبر ہے۔ ایک اور حاجی ریاض کسائی ہے، وہ سعودیہ سے پیسے کما کے ہے، وہ سارا دن یہ چلتا ہے۔ ابھی مجھے دوست نے ابھی بتایا کہ راجہ رام میں ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی ہے، تو پھر ان کا طے ہوا 20 لاکھ میں، تو صحافی جنہوں نے وہ کیا تھا وہ پہنچ کے 5 لاکھ ہمیں دو، کیوں کہ تمہاری کام ہم نے کیا ہے۔ یعنی جب جہاں بے روزگاری ہوگی ایک علاقے کو نظر انداز کیا جائے گا، لوگ لوٹ کھسوٹ کریں گے، صحافت کے نام پر وہ مجبور ہیں، اور روز وہ بیچارے صبح نکلتے ہیں
अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े चैनल अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे चैनल जो छोटे छोटे प्रेस क्लब बने हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस काम पे लगे हुए हैं। हम तो रोज हमारा मीडिया के साथ रोज टाकरा होता है। अब हम कभी सड़क पे खड़े होते हैं, कभी हम प्रेस क्लब में बैठे होते हैं, ये ढेर सारे मसाइल। अब अभी खाद का मैंने बता दिया, खाद का बार बार हम अखबारों वालों को कहा, बयान दिए कि अल्लाह के लिए तुम ब्यूरोक्रेसी, ये तीन बंदूकों का नाम ले रहे हैं, कोई एक भुट्टा है, एक कोई शेख है, एक ये राजपूत है। तो उन्होंने कहा भाई इनके ट्राले जो आते हैं, गोदाम का पता कौन से गोदाम में रखते हैं, पहुंचते, फिर आप इनको रूटीन में ले आए, सुबह से शाम तक ये दुकान पे खाद रखें। ठीक। फिर बगैर किसी इसके, जब चीनी पता होता है ना ब्लैक, मजदूर दिहाड़ी पे नहीं जाता, वो कहते हैं 10 किलो मुझे चीनी मिल जाएगी, मेरी तो दिहाड़ी बन गई है। वो इंतजामिया है जो जुमेरात को लाहौर भाग जाती है और सोमवार की सुबह आ जाती है, 10 बजे 12 बजे 4 बजे आ जाती है। सोमवार भी हाजिरी लग गई, जुम्मे की भी हाजिरी लग गई, और वो जो माल और दौलत इकट्ठा होता है वो सारा वहां इकट्ठा हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना, अब सीड की बात करें, मैंने ज्वार काश्त की, मेरी भैंसें हैं, ठीक है, तो जितनी काश्त की नहीं हुई, जिन्होंने देसी ज्वार की तो वो हो गई। तो मुझे एक दिन वो मेरा ज़राअत का फील्ड चट्टा साहब, वो एक किसी दोस्त को ले आया कि ये सीड वाले हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहते साहिवाल से आप आ जाओ, वहाँ वो झूपड़ियाँ सी लगी हुई हैं, यहाँ धोतियाँ उन्होंने पहनी हुई हैं, जो उनकी फसल होती है उसको बैग में बंद करते हैं, ठप्पा लगा देते हैं और वो इसमें फील्ड में डाल देते हैं। मैं यार क्यों? उनका कोई रिश्तेदार डीसी लगा बैठा है, कमिश्नर कोई जज लगा बैठा है, उनको कोई हाथ नहीं डालता। यानी ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। वो जो सीड ब्लैक हो रहा है और ये जो खाद ब्लैक हो रही है, उनकी सुपरविजन हो रही है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं जो कि गलत एंगल पर जा रही हैं, गलत ट्रैक पर जा रही हैं, और जब तक उस बारे में बात नहीं करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। क्या सोल्यूशन है, इस पर भी आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो तमाम चीजें मलिक अला नवाज वैन साहब सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी हमारे सामने मेंशन कर रहे थे, वो तमाम चीजें जहां पर एक दफा नजर डालने की हमारे साथ मौजूद है तशामुल हक साहब, चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान। जरा प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी बात कर लेते, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं। मार्केट्स में प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई काम जो हो रहा है वो अगर आप आवाम के सामने रखें। देखिए जी, प्राइस कंट्रोल का ये होता है कि हर महीने एक मीटिंग होती है, उसको प्रिजाइड करते हैं डीसी साहब मोस्टली करते हैं, खुद करते हैं, बड़े एनर्जेटिक है, बहुत काम कर रहे हैं मुल्तान के लिए। जो करीम खान साहब आए हैं, आमिर करीम साहब, वो एक लिस्ट अलमिया हमारे साथ ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है प्राइस कंट्रोल का। एक लिस्ट उनको आ जाती है जो लाहौर से आती है, और वो डिस्कस करते हैं कि किस किस जिले में किस चीज की क्या प्राइस है, उसको ऊपर नीचे 1-2 रुपए ऊपर नीचे करना वो प्राइस एडजस्ट कर देते हैं, और वो लिस्ट मार्केट में चली जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हकायक को देखा जाए तो वो एक्चुअली वहाँ प्राइस वो नहीं बनती होती, फिर ताजर मुश्किल में आ जाता है, उसके चलान होते हैं। क्योंकि अगर आप चावल की 10 इकसाम में मार्केट में आप एक मिनिमम क्वालिटी है उसको लेकर उसकी प्राइस फिक्स कर देंगे, तो जो अपर क्वालिटी है जो 170 रुपए केजी 180 रुपए केजी बिक रहा है, तो वो जो दुकानदार बेच रहा होगा बेचारा वो गिरफ्त में आ जाएगा, उसका चलान हो जाएगा। गवर्नमेंट कोशिश अपनी करती है कि जो चीजें हैं, पिछले दिनों इन्होंने ये फ्रूट रेडीज भी हैं उनको बना के दिया है, वेजिटेबल रेडीज वालों को भी बना कर दिया है, उसको भी वो कोशिश करते हैं कि लिस्ट एक दी जाए। लेकिन कुछ लोग हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ उसको नहीं मानते। हम देखें ब्लैक शीप्स तो हर जगह मौजूद है ना। अभी अल्लाह नवाज साहब ने बात की है मिर्च की, हम उन लोगों के साथ कभी भी नहीं खड़े होते जो इस किस्म के काम करते हैं। हमारा उनसे कोई लाइजन नहीं होता, हम उनको जवाब देते हैं कि हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। देखें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखें ईमानदारी का पहलू रखें। आप मिक्स ना करें, आप कम ना तोलें। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमने कहीं घर से नहीं सीखा। हमें इस्लाम ने ये दर्ज दिया है कि आपने कारोबार करना है तो आपने अपने मामलात को ठीक रखें।
لیکن یہ افراتفری کا جو دور ہے اس میں لوگ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، جیسے بلیک ہاتھ بلیک کی بات کر رہے تھے، اس طرح چینی بھی پچھلے دنوں بلیک ہوتی رہی ہے. تو مافیاز تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کی کوشش تو کرتی رہتی ہے کہ پرائس لسٹ دیتی ہے اس کو. ہاں جی، اس کو کوشش بیچارے کرتے ہیں. پچھلے دنوں ثانیہ نشتر صاحبہ بھی آئی تھی، ان سے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ جی ان کے پاس میں نہیں ہوتا، ان کی مطلب کہ ان کو اپنی مرضی کے ریٹ بنانے دیں، لیکن چونکہ ان کا وہ سیکٹر نہیں تھا، اس لیے ان کا وہ شعبہ نہیں تھا، اس لیے وہ بات نہیں ہو سکتی تھی ان سے زیادہ. انہوں نے کہا جی یہ میرا شعبہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو چھوٹے تاجروں کے مسائل ہیں وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں کہ ان کو لون دیے جائیں بینک سے. کارپوریٹ سیکٹر میں تو لون 3% پہ 4% پہ آرام سے مل جاتے ہیں. چھوٹا تاجر اگر کہیں لون لینے کے لیے جاتا ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو میں نے کنوے کیا ایک میسج، میں نے ان کا ریکویسٹ کیا کہ ہمارا میسج پی ایم صاحب کو کنوے کریں کہ چھوٹے تاجر کی طرف بھی دیکھیں، اس کو بھی کوئی شارٹ ٹرم لون دیے جائیں یا اس کو کوئی ایسے طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار کو رن کر سکے جو بالکل بیٹھ گیا ہے. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں جو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر پی ایم صاحب نہیں سن رہے، ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں سنتے، انہوں نے سننی ہے تو فینانس منسٹر کی سننی ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کی سننی ہے، ہماری تو نہیں سننی. ہم نے $6 ارب ہم نے جو پہلے لیا وہ ہمارے گلے میں اٹک گیا. ہم اور $6 ارب کو کیلکولیٹ کر لیں کتنا پیسہ بنتا ہے، 3400 ارب روپے بنتا ہے. 1400 ارب روپے ہم نے یہ جو ابھی آسان سکیم جو دوسری نکالی ہے راشن وغیرہ کی اس کے لیے رکھا ہے. اگر اس میں سے ہم تھوڑے سے پیسے کم کر دیتے تو ہمیں وہ $6 ارب سے تو دور رہنا پڑتا نا. آپ جو ہماری معاشیات ہیں ان کے ذرا باتیں تو سنیں، ان کے کالم تو پڑھیں کہ کس طریقے سے یہ $6 ارب نے ہمیں آئی ایم ایف کے جنگل میں پھنسا دیا ہے اور کس طرح ہم مہنگائی کو سامنا کر رہے ہیں. یہ $6 ارب ہم نہ لیتے. اب یہ جو منی بجٹ آیا ہے، منی بجٹ، یہ سارے $1 ارب کے لیے آیا. انہوں نے کہا جی آپ واپس کہاں سے کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اکتوبر 2017 میں 733 آئٹمز کے اوپر آر ڈی لگائی تھی، یہ ٹیکسز اوپر نیچے کیے تھے. تو ہم اس وقت ہارون اختر خان صاحب تھے، ہارون اختر جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے، ان سے ہم نے ملاقات کی جس میں چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ڈار صاحب ہی فینانس منسٹر تھے، وہ ایک ہفتے کے بعد چلے گئے تھے. ہم نے ان سے بھی یہی باتیں، انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ پھر ہم کرنسی ڈی ویلیو کریں. اگر یہ ڈیوٹیز نہیں لگاتے، اگر یہ منی بجٹ نہیں لاتے تو ان کو فردر آپ کا ڈالر جو کرنسی آپ کو ڈی ویلیو کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ منی بجٹ لے آئے ہیں جو عوام کا برکس نکال دیا، عوام کو تباہ کر دیا. بالکل غریب آدمی مر گیا. احتشام الحق صاحب سے بڑی ان ڈیٹیل بات ہوئی ہے منی بجٹ کے حوالے سے، کیا کیا چیزیں، کون کون سے آئٹمز ہیں، کون کون سی ڈومینز ہیں، کون کون سی کیٹیگریز ہیں جہاں پر سیلز ٹیکس بڑھائے ہیں اور جس بھی مقصد کے لیے بڑھائے گئے ہیں. یہ چیز اگنور نہیں کی جا سکتی کہ عوام کے لیے کتنا سروائیول کتنا مشکل کر دیا گیا ہے. ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور اس اینڈ پر ہم ملک اللہ نواز بین صاحب سے، صدر پاکستان سرائیکی پارٹی، ان سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ جو پرابلمز انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو ایشوز مختلف سیکٹر سے انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، سولوشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا؟ سولوشن ہے ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں. BZU کا ایک پروفیسر کا میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں پالیسی احتشام صاحب نے بھی صحیح کہا کہ یہ پاکستان امیر ترین ملک ہے اور آپ کا یہ سرائیکی خطہ جو کم از کم 40-45% آبادی اور علاقے پہ محیط ہے، یہاں اختیار چلتا ہے لاہور سے. اب MDA ہے اس میں ٹوٹل 15 انسپکٹر ہیں. اب میں کہتا ہوں یہاں تو 500 انسپکٹر ہونے چاہیے، غیر قانونی کام نہ کرنے دیں. دیکھو کتنا ریونیو ہوتا ہے لیکن نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے وہ بھی بیچارے روتے ہیں کہ ہماری پالیسی تو لاہور سے بن کے آتی، ہم کیا کریں. جو بھی پالیسی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا. چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، مقامی طور پہ اختیار ہونا چاہیے. یہاں اگر لوگ پالیسی بنائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا ملتان میں کیا چلتا ہے، ڈی جی خان میں کیا ہے، بہاولپور میں کیا ہے. مقامی لوگ ہونے چاہیے، مقامی لوگ پالیسی بنانے دیں، وہ سپروائز کریں. یہاں اختیار، وہ اختیار کسی کو دینے، پارٹیاں بھی وہ بھی کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بیوروکریٹ
वहां से बैठा हुआ ऑर्डर करता है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, अगर आप इतना बता दीजिए, सिर्फ आवाम तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, महंगाई का एक ही तरीका है, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं रेवेन्यू के चक्कर में। ठीक है, रेवेन्यू जहां से आपने इकट्ठा करना है उनको तो हाथ नहीं डालते, उनके गेट पर जो बेल नहीं देते। 6 पराडो खड़ी हैं, 24 कनाल की कोठी है, और उनके सोर्स ऑफ इनकम आप देखें, आप उनको तो नेटवर्क पे ला नहीं रहे। हाँ। जो ऑलरेडी नेटवर्क में आप उन्हीं को पर बर्डन डाले जा रहे हैं। माफियाज पे हाथ डालने की जरूरत है। माफियाज को हाथ नहीं डाल रहे, हाँ। उन्हीं पे बर्डन डाल रहे हैं। अगर आप ये देखें कि अगर उनको नेटवर्क में लाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा, गवर्नमेंट के लिए सहूलत होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो नेटवर्क में नहीं है उनको नेटवर्क में लाएं। और आखिरी बात वही फिर कि फिनांस मिनिस्टर हमारा अवामी नुमाइंदा होना चाहिए, IMF का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, एंड पे आप क्या ऐड करना चाहेंगे? महंगाई पे कंट्रोल कैसे मुमकिन है? आखिरी मिनट है बस हमारे पास। तो महंगाई पे रेवेन्यू ये है कि जब तक आप, जैसे इन्होंने शाम साहब ने फरमाया है, इन लोगों पे आप हाथ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप तो जो आ गए हैं उनको छोड़ते नहीं है, जो नहीं है उनको पकड़ नहीं, असल पर मशीनरी नहीं है। वो लोग जो बैठे हैं उनका ये मिशन नहीं है, उनको समझाए, वो कोई मेरिट पे बंदा नहीं बैठा, सारे डीमेरिट हैं, ऐसे उन्हें मुसल्लत किए गए हैं। जब तक ये नहीं होता, मकामी तौर पर लोग आए यहाँ, लोग एक बाइख्तियार हूँ, उसको अपनी धरती से, इलाके से, शहर से प्यार होगा, और वो अपने जिसको गरीब को देखेगा, बलकता हुआ देखेगा। अभी ये मास्क आए थे तो मुझे पता है कि किस तरह से मेडिकल स्टोर उन्होंने ब्लैक किए। जी बिल्कुल, सबके सामने है, बहुत क्लियर है ये तमाम चीजें। आपका बहुत शुक्रिया इत्तेशामुल हक साहब। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वक्त आपका यहाँ पे अच्छा गुजरा होगा। हमारे लिए ये सेगमेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। माफिया पर हाथ डालने के साथ साथ ज़राअत, जो कि हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके हवाले से कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। इसी के साथ इजाजत है महाजबीन आबिद को। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। हमारे साथ रहिएगा, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।